गुड आफ्टरनून। क्या तुम लोग खा के नहीं आए? ये तो बहुत ही सैड गुड आफ्टरनून था। एनीवे, आज हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं? पेपर 9 OMSM। पता है ये पेपर 9 है? चलो ठीक है, पेपर 9 OMSM। पर इसका एक खास बात है, अगर तुम लोग बोथ ग्रुप देगा तो ये सेकंड एग्जाम पड़ेगा। अगर फर्स्ट दे के आया तो ठीक है, तब फर्स्ट पड़ेगा। अगर बोथ ग्रुप दे रहा है, संग में दे रहा है, तो ये सेकंड एग्जाम पड़ेगा आफ्टर फाइनेंशियल अकाउंट्स। अब बिफोर गोइंग इनटू द सब्जेक्ट, OMSM क्या है? तुम लोग के लिए एक नया सब्जेक्ट होगा। ऑपरेशंस मैनेजमेंट शायद कभी सुना नहीं होगा। SM माने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वो सुना हुआ लगेगा। ऑपरेशन मैनेजमेंट नहीं सुना होगा। एक इंट्रो दे दिया जाएगा क्या होता है ये, पर उससे पहले 1 मिनट अपने बारे में। कौन पढ़ा रहा है? तो 1 मिनट बोल भी सकता है ना? हाँ, अब ठीक है, यही हम रिपीट करते हैं। मेरा शुभ नाम मयंक सराफ है। अब CA से पहले कॉलेज किया हुआ है फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज। उसके बाद CA किया IPCC, उस समय जो था IPCC बोलते थे, इन नवंबर 2015। CA फाइनल इन नवंबर 2018। क्या हुआ? अच्छा, हाँ, CFA ऑल 3 लेवल्स डन है। और तुम लोग को ऐसे पता ही है मेरा फर्स्ट लव क्या है? बोलो। स्टॉक मार्केट। सेकेंड लव टीचिंग। थर्ड लव HR नहीं है, फूड। चलो ठीक है, ओके, बस आगे नहीं जाते हैं। तो इसके साथ, और अगर कभी और डिटेल में पढ़ना हो मेरे बारे में, पीछे है। और डिटेल में जानना हो, जरूरत नहीं है। नहीं, कांटेक्ट नहीं, जरूरत नहीं है, नो नीड। चलो, इसके साथ 1 मिनट इंट्रोडक्शन। व्हाट इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट? क्या करते हैं? किसी को कुछ बेसिक आइडिया है ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तुम लोग बता देगा अगर पूछे तो। बिजनेस का डेली ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए लगता है। एक एग्जांपल, प्रोडक्शन को कंट्रोल करना। चलो सही है, मतलब तुम लोग का लाइन ऑफ थिंकिंग, लाइन ऑफ थॉट प्रोसेस एकदम सही है। प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, प्रोडक्शन से रिलेटेड ये कुछ काम है। बट अभी हम तुम लोग को दिखाएगा प्रोडक्शन थोड़ा सा मायोपिक डेफिनेशन हो जाता है। एक बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सबका सुना हुआ होगा। तो अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एग्जांपल लेते हैं। तुम ऐसे सर पे हाथ रख के क्यों बैठा हुआ है? इतना इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट अभी जस्ट चालू हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जस्ट अनदर बिजनेस। इसका चेयरमैन कौन है पता है? मुकेश अंबानी, मोटा भाई। मुकेश अंबानी अकेले तो नहीं संभाल रहे होंगे बिजनेस को, उनके साथ और भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लोग होंगे। नीता अंबानी खाली नहीं है, और भी लोग हैं। और उनका पूरा प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा जो बिजनेस को संभाल रहा होगा। उनका काम क्या है? क्या है उनका काम? टॉप मैनेजमेंट वो लोग हैं, वो लोग डिसीजन लेते हैं। करेक्ट। सो ये लोग टॉप मैनेजमेंट का पार्ट है। सीनियर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट, सब इसमें आ जाएगा, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इनका काम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। इनका काम हुआ डिसीजन मेकिंग। अब खाली इनसे तो कंपनी चलेगा नहीं, करेक्ट। तो इनके नीचे, इन लोगों के नीचे और भी डिपार्टमेंट्स होगा या और भी फंक्शंस होगा। क्या क्या है तुम लोग बोल सकते हैं? बेसिक कोई नॉर्मल सा बिजनेस बोलो जो प्राइमरीली हर एक बिजनेस में होना चाहिए। बहुत सारा फंक्शंस और डिविजन्स होगा इनके नीचे, बहुत सारा डिपार्टमेंट्स होगा जो बिजनेस को संभालने में काम आएगा। राइट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। हाँ, तो अब तुम लोग जानते हैं प्राय हर एक डिपार्टमेंट के बारे में तुम लोग कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, या अगर तुम लोग नहीं पढ़ा हुआ तो कोई और पढ़ रहा है। जैसे अगर हम बात करें अकाउंटिंग फाइनेंस, तुम लोग पढ़ा हुआ है इसके बारे में? ना मत बोल देना भूल से भी। ये चीज तो तुम लोग का कोर स्ट्रेंथ होना चाहिए। अकाउंट्स पढ़ता है, कॉस्ट पढ़ता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ता है। ग्रुप कर दिया इसको एक साथ। कोई ऑर्गेनाइजेशन में ये अलग भी हो सकता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सेल्स एंड मार्केटिंग का,
ये कहां पढ़ते हैं हम लोग? एमबीए में, एमबीए इन मार्केटिंग जो रहता है। और अगर हम लोग बात करें एचआर का, एचआर कहां पढ़ते हैं? वापस एमबीए इन एचआर। अगर आईटी का बात करें, इंजीनियरिंग बीटेक वगैरह में चला गया। अब एक अगर डिपार्टमेंट का बात किया जाए, प्रोडक्शन, ये कहीं पढ़ता है? ये हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब प्रोडक्शन का बेसिक काम क्या होता है? माल बनाना, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। चलो ठीक है, ठीक है, तुम लोग एकदम सही बोल रहा है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, अगर प्रोडक्शन हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, तो इसका नाम प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्यों नहीं है? वाई ऑपरेशंस मैनेजमेंट? वैलिड क्वेश्चन है। आया तुम लोग के मन में? नहीं आया? सोचो। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्यों नहीं है? अब एक चीज सोचो, सपोज करो ये फोन बन रहा है, ये फोन प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ये क्या है? दिस इज अ गुड, एक प्रोडक्ट है। जब प्रोडक्ट को हम लोग प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल कर रहे हैं, तब हम बोलते हैं प्रोडक्शन। पर हम क्या कर रहे हैं? यहां पे पढ़ा रहे हैं। तो तुम लोग ऐसे क्यों बैठे? बोलो ना कुछ। पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने को प्रोडक्शन का नाम दिया जाएगा? यहां कोई गुड बन रहा है, क्या हो रहा है? यहां पे एक सर्विस रेंडर किया जा रहा है, एक सर्विस रेंडर किया जा रहा है। अगर तुम लोग आसपास देखेगा, प्रोडक्ट्स तो तुम लोग खरीदने जाता है, सब महंगा महंगा फोन यूज कर रहा है, इधर वो सब खरीदता है, टूथब्रश खरीदता है, कैलकुलेटर खरीदता है, बहुत कुछ खरीदता है डे टू डे लाइफ में। संग में तुम लोग बहुत सारा सर्विसेज का भी पार्ट बनता है। कभी नोटिस किया? बैंकिंग, बैंक में गया होगा कभी, वो क्या है? कोई प्रोडक्ट है? नहीं, क्या है वो? सर्विस है। करेक्ट। ट्रांसपोर्टेशन, बस बोल दो, उबर बोल दो, ओला बोल दो, टैक्सी सर्विस जितना भी है, वो क्या है? सब सर्विस है। तो ये लोग भी, अब जैसे उबर को इमेजिन करो, उबर एज एन एग्जांपल, या छोड़ो वो छोड़ो, मेरा इमेजिन करो, हम लोग को भी तो यहाँ पे कुछ काम करना पड़ता है टू रेंडर अ सर्विस। पढ़ाने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है, जैसे तुम लोग को एकदम कंफर्ट जोन में बैठा के रखना, एसी वेसी के अंडर में, मटेरियल प्रोवाइड करना, देखो कितना अच्छा लड़का है। तो ये सब चीज ऑपरेशंस के अंडर आ जाता है। क्यों? अगर प्रोडक्शन का बात करें, विच इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग अ गुड, तो वो थोड़ा मायोपिक डेफिनेशन हो जाएगा, सिर्फ प्रोडक्ट का बात करेगा। पर अब जैसे जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ता जा रहा है, कोई भी बिजनेस हाउस आगे बढ़ता जा रहा है, सर्विस का डिमांड बढ़े जा रहा है। अगर तुम लोग नोटिस करेगा, डे टू डे इतना नया नया स्टार्टअप्स जो सुनने में मिलता है, मैक्सिमम सर्विसेज में सुनता है या प्रोडक्ट में सुनता है? मैक्सिमम स्टार्टअप सर्विसेज में सुनेगा। कोई नया सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी भी टाइप का, वहां पे जरूरी नहीं है कोई प्रोडक्ट बन के मार्केट में आ रहा होगा सेल होने के लिए, पर किसी ना किसी फॉर्म में कोई सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा होगा। अर्बन कंपनी, अर्बन क्लब जो था पहले, इस तरीके से बहुत सारा सेगमेंट्स में, बहुत सारा वेरियस फील्ड्स में बहुत सारा एग्जांपल्स मिलेगा। तो ये क्या हो गया? इसीलिए पहले, अगर बहुत पहले जमाने में बोला जाए, तब नाम दिया जाता था प्रोडक्शन। ये डिपार्टमेंट का नाम उस समय होता था प्रोडक्शन, विच हैज इवॉल्व्ड टू बिकम ऑपरेशंस। क्यों? क्योंकि वहां पे अब सर्विस का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। अगर सर्विस को इंक्लूड कर दिया जाए, प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोलना गलत होगा, तभी ऑपरेशंस मैनेजमेंट का जन्म हुआ। दैट इज हाउ इट हैज इवॉल्व्ड। करेक्ट? तो इसीलिए अब ये प्रोडक्शन नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? ऑपरेशंस। ये बोला जाएगा ऑपरेशंस, विच इंक्लूड्स व्हाट? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ऑपरेशंस इंक्लूड्स व्हाट? प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कंफर्ट आया? क्यों ऑपरेशन मैनेजमेंट है? अभी तक हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट में इनफैक्ट गए नहीं है, बस बता रहा था कि ये टर्म क्यों आया, व्हाई नॉट प्रोडक्शन मैनेजमेंट, बस बैकग्राउंड था। अब अगर बात करें ऑपरेशंस मैनेजमेंट का, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा उसमें जाते हैं सब्जेक्ट में। अच्छा, इसी में अगर मैं बता दूं, तुम लोग के मन में ये भी आया होगा, ऑपरेशन मैनेजमेंट के साथ साथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी तो पढ़ना है।
तो यहां पे अगर तुम लोग देखेगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कोई डिपार्टमेंट है क्या? होता है क्या? क्यों? वो भी तो एक डिपार्टमेंट होना चाहिए था अगर हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट में ऑप्शन छोड़ा है, वो डिपार्टमेंट नहीं है, वो एक्स्ट्रा है बस। एग्जैक्टली वो ये लोग यही काम तो करते हैं ना। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। डिसीजन मेकिंग, स्ट्रैटेजीज बनाना, वो सब टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है, जो हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। करेक्ट। अब बिफोर गोइंग इनटू, एक बार ऑपरेशंस वर्ड समझ में आया? ऑपरेशन मैनेजमेंट का और भी बात करते हैं। एक बार पेपर पैटर्न बताए या पहले ये ऑपरेशन मैनेजमेंट में? अब घुस गया तो पूरा कहानी चलेगा। पेपर पैटर्न, चलो ठीक है। अपना पेपर पैटर्न का बात करते हैं। तो अब अगर पेपर पैटर्न का बात करें, देखो अभी का पेपर पैटर्न थोड़ा इवॉल्विंग है। बेस्ड ऑन जो लास्ट अटेम्प्ट में आया पेपर पैटर्न, उसके बेसिस पे बताते हैं। इन केस कोई नया पेपर पैटर्न आता है, घबराना नहीं है, वो अपडेट कर दिया जाएगा एज पर द न्यू पेपर पैटर्न। सो एज ऑफ नाउ जो पेपर पैटर्न दिया गया है, अगर तुम लोग सीएमए इंस्टीट्यूट का वेबसाइट खोल के देखेगा, किसी को पता है वो क्या बोलता है? ओएम का रेशियो क्या है? 70%, और एसएम का रेशियो है 30%। पर ये जो अभी अटेम्प्ट गया था, या बेस्ड ऑन जो कुछ कुछ मॉक टेस्ट पेपर्स वो निकाला था, उसमें ओएम का वेटेज बढ़ा दिया गया, एसएम का वेटेज थोड़ा सा गिरा दिया गया। सो लगभग अगर बात करें तो हम लोग पकड़ते हैं 80-20 बेस्ड ऑन लास्ट पेपर पैटर्न। अगेन ये सीएमए इंस्टीट्यूट लिख के नहीं दिया है, लिखा हुआ 70-30 है। बेस्ड ऑन लास्ट पेपर पैटर्न ओएम 80% हो गया और एसएम लगभग बोल सकते हैं 20% हुआ। ऑप्शन दे दो तो ये वेटेज थोड़ा सा और हिल जाता है, पर ब्रॉडली सेम रहेगा। तो ओएम इज अबाउट 80%। अब पूछेगा कितना मार्क्स? 80 मार्क्स, 100 मार्क्स का पेपर है। 70-30 है जो सीएमए इंस्टीट्यूट बोलता है, 80-20 है जो एज पर लास्ट हम क्लैरिटी के संग लिख देता है। ये था अभी जो अपना लास्ट पेपर पैटर्न आया था, चलो December 21 लिख देते हैं। अब सीएमए इंस्टीट्यूट क्या बोलता है? सीएमए इंस्टीट्यूट के हिसाब से ओएम इज 70%, एसएम इज 30%। एक और चीज, पहले अगर बात करते थे, कुछ टाइम पहले, 1-2 साल पहले का अगर बात करें, तो एसएम वॉज थ्योरेटिकल, ओएम वॉज 90% प्रैक्टिकल, ऐसा पहले बोल सकते थे। पर अभी क्या हो गया है, तो उस समय हम लोग बोलते थे प्राइमरीली ये प्रैक्टिकल पेपर है। अभी हो गया एसएम तो जो थ्योरेटिकल है वो है, ओएम में भी थ्योरी का वेटेज बढ़ गया है। लास्ट अटेम्प्ट में तुम लोग सुना होगा थ्योरी आया, तो वो थ्योरी का वेटेज बढ़ चुका है। पर टेंशन नहीं है, हम लोग सारा ड्यूरिंग द कोर्स इटसेल्फ थ्योरी कवर करते हुए चलेंगे। जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। तो इसलिए ये भी प्रैक्टिकल और थ्योरी का एक मिक्सचर हो गया। तो ये जो पूरा पेपर है 100 मार्क्स का, इट्स फेयर टू अज्यूम कि प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी का एक मिक्स है, लगभग 50-50 मान लो। अब पेपर पैटर्न जो आया लास्ट वाला, वो उसमें बाइफर्केशन नहीं था कि ये ओएम का सेक्शन है, ये एसएम का सेक्शन है। लास्ट अटेम्प्ट से पहले जब ऑफलाइन वाला पैटर्न चल रहा था, उस समय बाइफर्केशन था। ओएम का 70 मार्क्स एकदम शॉर्ट 70 मार्क्स, सेक्शन ए या पार्ट 1 उसको बोलता था। एसएम में सेक्शन बी या पार्ट 2 उसको बोल के 30 मार्क्स अलग था। तो अभी क्या आ गया है, अभी का पेपर पैटर्न हो गया है, एक सेक्शन ए रहता है, 4 सेक्शन में डिवाइड हो गया पेपर पैटर्न, ए बी सी डी। ये जो ए और बी है ना, ये है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव माने ए क्या है? एमसीक्यूज पूछता है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, टिक्का टिक्की करना है। 4 ऑप्शन में से कोई एक, कोई 2 नहीं, कोई एक। जय माता दी भी कर सकते हैं, पर अगर क्लास कर रहा है तो जय माता दी वाला नौबत नहीं आएगा। तो दिस इज, ये कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स। 20 मार्क्स कंपल्सरी विदाउट ऑप्शंस।
बहुत सिंपल सिंपल आता है। अगर कोर्स कर लिया तो तुरंत ऐसे ही तुम लोग बोलेगा इतना लॉलीपॉप लॉलीपॉप क्वेश्चन आता है। अगेन इसमें ओएम प्लस एसएम दोनों मिक्स्ड रहेगा, कितना है ये वो बताया नहीं है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एसएम का पूछता है। सेक्शन बी भी 20 मार्क्स का है, इससे 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो गया। और सेक्शन बी में आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बोलने का बात है, कोई ऐसे इसको अलग से प्रिपेयर नहीं करना है इन दोनों को। जैसे जैसे हम लोग का कोर्स चलता जाएगा वैसे वैसे एमसीक्यू भी प्रिपेयर होता जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो कोर्स में से उठ के आना है। और फिल इन द ब्लैंक्स भी ये बोलता है, पर पहले क्या होता था, इससे पहले वाला पेपर पैटर्न में ट्रू एंड फॉल्स का एक सेक्शन था। तो ट्रू एंड फॉल्स को यहीं पे वो इंक्लूड कर दिया। कैसे? क्वेश्चन लिख देगा और पूछेगा इज इट ट्रू क्वेश्चन मार्क, तुमको लिखना है यस इट इज ट्रू या नो इट इज फॉल्स, बस। तो फिल इन द ब्लैंक्स उस तरीके से नाम दे दिया गया, अलग से कुछ नहीं है। ये था ऑब्जेक्टिव पोर्शन। अब सेक्शन सी और डी का अगर बात करें तो ये अपना सब्जेक्टिव पोर्शन। सब्जेक्टिव पोर्शन में क्या है, सेक्शन डी में ऐसे बोलने को वो लोग बोलता है केस स्टडी पूछेगा, पर नाम का केस स्टडी है। पूरा केस स्टडी हम लोग काट देंगे, सीधा क्वेश्चन में जाएंगे तो भी मस्त एकदम क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस नाम का केस स्टडी है, प्रूव करा देगा। सो ये आएगा, क्या हुआ, नहीं केस स्टडी काटेंगे पर क्वेश्चन सॉल्व करके आना एग्जाम में। नहीं वो नाम का है, मतलब ट्राई किया था पेपर डिफिकल्ट बनाने का, केस स्टडी को दिखा के ऐसे कोई डरे, हाँ बना नहीं पाया। नहीं ऐसे नहीं है, वो थोड़ा स्टोरी फॉर्मेट में चलता है। अब किसी को एकदम मस्त पढ़ना है स्टोरी ड्यूरिंग द एग्जाम, आराम से पढ़ सकता है। तो वो हुआ 12 मार्क्स का। केस स्टडी रहता है ओनली फॉर नेम सेक के लिए केस स्टडी यहां रहता है। सेक्शन सी का अगर बात करें, ये रहेगा जहां पे तुम लोग को एक्चुअल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है, विच विल बी ऑफ 48 मार्क्स। यहां पे ऑप्शन भी दिया जाएगा जिसमें ओएम का भी थ्योरी आएगा, एसएम का भी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा और ओएम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछेगा। सो यहां पे फुल सिलेबस से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा, करेक्ट। लगभग 4 to 6 मार्क्स इस तरीके से डिवाइडेड रहता है। अब वो कोई क्वेश्चन 8 मार्क्स का भी हो सकता है, मतलब ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 10 मार्क्स, 10 या 12 मार्क्स का रहेगा। 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें पार्ट बाय पार्ट ब्रेकअप किया जाएगा। अब जैसे एसएम के लिए एक क्वेश्चन आएगा शॉर्ट नोट्स का, तो शॉर्ट नोट्स उसमें 3 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट रहेगा, 4 क्वेश्चन आपको करना है, तो दैट इज 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन। बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, किस तरीके से हम लोग को पेपर को मैनेज करना है ये एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा, फिर समझ में आएगा कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, वो सब हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। डन। इस टाइप का पेपर पैटर्न है। कोई भी डाउट पेपर पैटर्न को लेके, लाइव ऑनलाइन वाले लोग प्लीज बताओ, कोई भी डाउट पेपर पैटर्न को लेके। 2 छोड़ सकते हैं, 4 out of 6। बेस्ट पार्ट है एकदम टू द पॉइंट लिखना है, जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे क्लियर होते जाएगा। चलो यहां तक डन। अब आते हैं सिलेबस में। ऑपरेशंस मैनेजमेंट का अगर बात करें तो ऐसे हम लोग देखा ऑपरेशंस का वर्ड का मतलब क्या होता है, डे टू डे एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटीज, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, बेसिक सा बेसिक ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशंस का रोल होगा। अगर कोई भी गुड प्रोवाइड किया जा रहा है सेल करने के लिए या कोई भी सर्विस रेंडर किया जा रहा है, वहां पे ऑपरेशंस का रोल आएगा। विदाउट ऑपरेशंस गुड या सर्विस प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। तो जो भी डे टू डे एक्टिविटीज है वो ऑपरेशंस है। इनफैक्ट अगर तुम लोग बिजनेस लेवल पे जाओ ही मत, तुम लोग भी डेली लाइफ में बहुत सारा ऑपरेशंस करता है। जैसे अगर डेली क्लास अटेंड करना है उसके लिए एक ऑपरेशंस करेगा,
एवरीडे आएगा क्लास तक, क्लास में आएगा, बैठेगा इज्जत से, शांति से क्लास करेगा, फिर घर जाएगा. सो ये एक ऑपरेशन है. बेसिकली अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एवरी डे टू प्रोड्यूस अ गुड या टू रेंडर अ सर्विस. मैनेजमेंट का अगर बात करें, मैनेजमेंट क्या होता है? क्या? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो एकदम डायरेक्ट आंसर ही बोल दिया. बेसिक लेवल पे मैनेजमेंट मतलब कोई भी चीज का मॉनिटरिंग या कोई भी चीज का कंट्रोलिंग, इंप्रूव करना, ये सब चीज इंप्रूव करना. सो अगर ऑपरेशंस को मैनेजमेंट से लिंक किया जाए, यहां पे ऑपरेशंस मैनेजमेंट का क्या काम रहेगा या क्या रोल रहेगा? जो भी डे टू डे एक्टिविटीज हो रहा है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसमें वेस्टेज नहीं हो, उसमें रिसोर्सेज जो भी यूटिलाइज हो रहा है, जैसे रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है, वो प्रॉपरली यूज होता रहे, फिनिश गुड्स एक्स्ट्रा नहीं बने. धीरे धीरे ये क्लियर होता रहेगा. अभी एग्जाम्पल से लेके प्रूव करेंगे. तो यहां पे अगर हम लोग लिख सकते हैं, मैनेजमेंट मतलब टू इंप्रूव एंड कंट्रोल. बेसिक डेफिनेशन का अगर बात करें, ऑपरेशंस का इससे कोई रिलेशन नहीं है. मैनेजमेंट का मतलब टू इंप्रूव एंड कंट्रोल. तो ये क्या इंश्योर करेगा? स्मूथ फंक्शनिंग होते रहे. ऑपरेशंस का, अब अगर इसको ऑपरेशंस मैनेजमेंट से लिंक किया जाए, सो मैनेजमेंट इंश्योर करता है ऑपरेशंस का स्मूथ फंक्शनिंग. मतलब सपोज करो कोई मशीन चल रहा है जिसमें कोई भी गुड बन रहा है, वो खराब नहीं होना चाहिए. जैसे हम लोग अभी ये माइक का बैटरी जो चेंज किया, दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट. ड्यूरिंग द क्लास अगर माइक बंद हो जाता, तब चेंज करना पड़ता, तो पहले ही चेंज करके ये इंश्योर कर लिए कि माइक स्मूथ चलेगा पूरे क्लास तक. करेक्ट? सो बस इसी तरीके से स्मूथ फंक्शनिंग होता रहे. और जैसे वो बोला, फुल बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए. इफेक्टिव या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. लिखना चाहो तो लिख लो, बेसिक इंट्रोडक्शन है ये, इससे एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा है ऑब्वियसली. अब प्रतीक, तुम बोला था ना एक बार तुम्हारा फेवरेट ड्रिंक क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक. थम्सअप या कोका कोला. चलो, तो अब अगर मान लो तुम्हारा इतना फेवरेट ड्रिंक है, तो तुम कभी वो प्रोड्यूस तो नहीं करेगा, वरना तुम हमेशा लॉस में रहेगा. अरे बहुत बेसिक सा चीज है ना, जो खुद को पसंद हो वो कभी प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए. करेक्ट? ड्रॉइंग्स ही ड्रॉइंग्स होता रहेगा. तो अगर प्रतीक का फेवरेट ड्रिंक है थम्सअप या कोका कोला, अगर हम लोग बाकी सब लोग मिलके प्लान करते हैं कि हम लोग को कोका कोला या थम्सअप प्रोड्यूस करना है, ऑब्वियसली नाम चेंज हो जाएगा उस समय, पर प्रोड्यूस करना है. क्यों? क्योंकि यहां पे प्रतीक एक बल्क कस्टमर है, डेली का सेल जाएगा. इस उम्मीद में हम लोग प्रोडक्शन चालू करते हैं. लेट्स से, तो ऑपरेशंस में क्या आएगा? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? प्रोड्यूस करना है क्या? थम्सअप या कोका कोला. सो सबसे पहले रॉ मटेरियल आना चाहिए. करेक्ट? तुम दुखी क्यों हो गया? आंसर दे सकते हैं. तो सबसे पहले क्या होगा? रॉ मटेरियल आएगा. रॉ मटेरियल क्या हो सकता है? जस्ट एक एग्जांपल, कोका कोला थम्सअप बनाना है. वाटर, शुगर, फ्लेवर, सिरप बोलते हैं उसको, केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, एसिड. क्या मतलब? खुद का फेवरेट ड्रिंक है थम्सअप, कोका कोला खुद बोलता है एसिड. तो ये सब रॉ मटेरियल आया अपने पास. करेक्ट? अब ये कहां जाएगा? रॉ मटेरियल जो आया कहां जाएगा? मशीन्स में. और किसी के पास कोई आंसर? कहां जाना चाहिए? प्रतीक के पेट में बनने के बाद जाएगा. उसके पहले कहां जाएगा? परचेज तो हो गया ना, रॉ मटेरियल तो परचेज कर लिया, प्रोडक्शन में जाएगा. करेक्ट? मशीन्स में तो बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास चले जाएगा. इसको हम लोग बोलते हैं ये प्रोडक्शन प्रोसेस में चले जाएगा. करेक्ट? प्रोडक्शन प्रोसेस से बन के क्या आएगा? चेहरे पे स्माइल देखो भाई साहब. प्रोडक्शन प्रोसेस से बन के क्या आएगा? इससे बोला नहीं जा रहा है. फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स में क्या है हमारे पास? थम्सअप ऑब्लिक कोका कोला. अब ठीक है, यहां पे वो पी लेगा.
ड्रॉ करने में ज्यादा टाइम लगेगा। अब क्या तुम लोग को लगता है प्रतीक में इतना भी सब्र नहीं होगा कि वो दुकान में आने तक का वेट करे, कि वो फैक्ट्री गेट के सामने जाके ऐसे बैठ जाएगा और बोलेगा हमको कोका कोला पीना है? कर सकता है? कर सकता है, प्रतीक कर सकता है, पर क्या कोई नॉर्मल कंज्यूमर ये काम करेगा? नहीं। तो वो क्या करेगा रैशनल कंज्यूमर? अब जैसे हम लोग को कोका कोला पीना है, या किसी और का कोई और प्रेफरेंस है तो वो भी बता सकते हैं। क्या? रेड बुल। रेड बुल आसपास बहुत जगह नहीं मिलता, ऐसे जो हर जगह मिले। शर्माओ नहीं, तुम लोग बोल सकते हैं। रसना, सोडा, नहीं सब बोल सकते हैं। चलो ठीक है, जिसको जो चाहिए वो आसपास के दुकानों से लेकर आता है, करेक्ट। तो हम लोग के पास उतना सब्र है कि हम लोग आने का उसका वेट करेंगे, जब वो दुकान में आ जाए आसपास वाला हम लोग वहीं से खरीदेंगे। मतलब कोका कोला का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा क्या? ट्रांसपोर्टेशन, वो पहुंचाना वहां तक। तो यहां पे अगर हम लोग बोले यहां पे ऑपरेशंस का काम खत्म हुआ, नहीं, यहां पे प्रोडक्शन खत्म हुआ है। इसीलिए बोला था ऑपरेशन एक बहुत बड़ा टर्म है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन खत्म हुआ। हर कोई प्रतीक के जैसा नहीं होगा, फैक्ट्री गेट के बाद मुंह खोल के बैठ जाए कोका कोला दे दो। लोग वेट करेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल हो जाए, गुड्स एकदम आसपास वाले दुकानों तक पहुंच जाए, फिर हम लोग आराम से कंज्यूम करेंगे। तो हम लोग का अगर बात करें, ट्रांसपोर्टेशन आएगा पहले। तो यहां पे क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। अब कोई भी कंपनी ट्रांसपोर्टेशन किस ऑब्जेक्टिव के साथ करेगा? सेल करने के लिए, करेक्ट। सेल करने के लिए ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इसके बाद वो क्या करेगा? सेल किया जाएगा। हाँ, मतलब ऐसे सेल्स एंड मार्केटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास है, पर ऑपरेशन ये इंश्योर करेगा कि भाई जो बनाया वो पहुंच जाए सेल होने तक। अब कैसे सेल करना है, क्या मार्केटिंग टूल्स यूज करना है कंज्यूमर को प्रमोट करने के लिए, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जैसे कोका कोला तुमको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर ले, तो वो सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होगा, पर एटलीस्ट उसको इंश्योर तो करना होगा ना कि प्रतीक का प्यास बुझ जाए, कोका कोला वाला। तो सेल एक पार्ट आया। अब जैसे प्रतीक कोई भी टाइप का अगर कोका कोला कंज्यूम करे, उसके पेट में गड़बड़ नहीं होगा। पर मान लो जैसे इधर मुस्कान बैठी है, अगर वो कंज्यूम करे, उसके पेट में हो गया गड़बड़, और उसको वो डॉक्टर को दिखाई फूड पॉइजनिंग हो रहा है, तो डॉक्टर बोला ये कोका कोला के कारण है। अब इसके जैसी लड़की कोका कोला को कोई छोड़ेगा? नहीं। अरे ठीक है, मतलब तुम नहीं छोड़ोगी ना, ठीक है, हम भी नहीं छोड़ता। चलो, पॉइंट बीइंग कि तुम कोका कोला को स्यू कर दोगी, केस चलेगा उसके ऊपर में। तो यहां पे अब कोका कोला क्या करेगा? क्या वो केस चलने देगा? नहीं। क्या करेगा? कुछ ना कुछ पैसा देके अपना नाम क्लियर करेगा। तो वहां पे क्या आ गया? आफ्टर सेल सर्विसेज। ये और रेलेवेंट है, और एग्जांपल देते हैं। जैसे सपोज करो कोई गाड़ी खरीदने जाए तो पहले डेमो दिया जाता है, मतलब ट्रायल लिया जाता है। सो वो क्या है? पहले उसको डेमो दिया जाएगा, नहीं आफ्टर सेल नहीं हुआ ना, पहले डेमो दिया जाएगा, और जब गाड़ी बुक हो जाए उसके बाद वो नंबर प्लेट और सब रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम, चाहे तो वो बोल सकता है कि तुम खुद ही जाके कर लो, पर वो करके देता है। एंड साथ में वो 3 फ्री सर्विस भी देता है। एक बार गाड़ी खरीद लिया तो 1 साल तक 3 फ्री सर्विस फ्री, मतलब फ्री सर्विस ही है वो। तो वो क्या है? कंज्यूमर लॉयल्टी के लिए, टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, आफ्टर सेल सर्विस देना पड़ता है। जैसे एसी अगर हम लोग खरीदते हैं तो वो इंस्टॉलेशन करवाने का उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑल ऑफ दीज आर आफ्टर सेल सर्विसेज। तो यहां से अपने पास में आता है ऑपरेशंस का 4 फंक्शंस, 4 फंक्शंस। कोई अब तो तुम लोग बता ही सकते हैं, प्लीज बता दो। 4 फंक्शंस ऑफ ऑपरेशंस। अरे इससे ही तो आएगा, ये जो पूरा चार्ट है इससे आएगा 4 फंक्शंस। मेरे को ये बताओ। परचेज रॉ मटेरियल नहीं,
प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, सेल, आफ्टर सेल सर्विसेज. करेक्ट. विकास को ताली मारो. क्यों? विकास के लिए ताली मारो. तो पहला फंक्शन हुआ, को अलग कलेक्ट करते हैं. पहला फंक्शन हुआ ये पूरा मिला के प्रोडक्शन, या इसको अगर बोला जाए तो मैन्युफैक्चरिंग. इसके बाद काम खत्म ऑपरेशंस का? नहीं. नेक्स्ट काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन. नहीं, सेल करने का जल्दी है उसको. दूसरा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन के बाद सेल. सेल को हम लोग बोलते हैं सप्लाई. सेल को हम लोग बोलते हैं सप्लाई. और जो अपना आफ्टर सेल सर्विस आया इसको बोलेंगे सर्विस. सप्लाई तो यहां ऑपरेशंस का बात हो रहा है, मतलब कंपनी के पर्सपेक्टिव से. अब जैसे प्रतीक का अगर बात करेंगे तो उसके लिए डिमांड हो गया. तो डिमांड इज फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और हाँ, ह्यूज डिमांड. और सप्लाई या सेल्स इज फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का बात करेंगे. डन. अच्छा, एक और चीज यहां बता देता है. जो प्रोडक्शन प्रोसेस है इसको एक टर्म दिया जाता है. किसी को भी पता है टर्म का नाम क्या है? WIP. ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस को एक टर्म दिया जाता है. नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कोई भी जगह, एनी प्लेस जिसके थ्रू हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं. जैसे क्या? फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री. फैक्ट्री तुमको तो बोलना चाहिए था कोका कोला का फैक्ट्री. दूसरा क्या? तुम इतना डिफेंड क्या कर रही हो? तुमको हर्ट हुआ वो कोका कोला पीता है? दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? कोई भी जगह जहां सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम लोग. जैसे ये क्लासरूम, दिस इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि यहां पे सर्विस प्रोवाइड किया जाता है. कोई बैंक, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. एयरपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है. रेलवे स्टेशन ऑपरेटिंग सिस्टम है. सब कुछ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. अभी तुम यहां से तुम लोग घर जाएगा ना, देखते देखते जाना रास्ते में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा. नहीं, फोन करके मत बताना, नेक्स्ट डे क्लास में बता देना. जो बस में बैठ के जाएगा वो बस एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा. रेलवे स्टेशन एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा. ट्रेन जिसमें जाएगा वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा. एनीथिंग विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ सर्विस या टू प्रोड्यूस अ गुड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. क्लियर? तो ये हुआ बेसिक. अब इसके साथ कि तुम लोग किसी को कॉपी करना है, ये है सिलेबस में, ये चैप्टर 1 में. यहां से तो कॉपी करना है ना भाई. अरे इंट्रो हो गया, अब क्या पूरा क्लास इंट्रो ही चलेगा? मतलब वाह, कितना आलसी लोग हैं, मतलब कितना दुखी मन से कॉपी कर रहे हैं. खुश होना चाहिए, खुश. तब तक लाइव ऑनलाइन वाले लोग से पूछ लिया जाए, तुम लोग को समझ में आया? हाँ, हम तो बोले हम लोग अगर स्टार्ट करेंगे बहुत सेल होगा. बताओ बताओ, ऑनलाइन वाले लोग बताओ. हाँ, बोल दिया ना. तुम लोग भी लिख लो यहां से तो कम से कम लिख ही लो. पर वो लोग अच्छा लोग हैं, शुरू से लिखते हुए, क्या तुम लोग की तरह नहीं है. कौन सा? FG फिनिश गुड्स. यस. थैंक यू.
आगे चले, कितना कॉपी करेगा? अरे बाप, कितना स्लो है तुम लोग। अच्छा, अभी तो कॉपी करो। डायग्राम भी बनाना है, सब कुछ लिखना भी है, सब करो, थोड़ा कष्ट उठाओ जीवन में। नीचे करें, इतना सा तो कॉपी करना है। इसलिए उसके लिए हम कभी भी कोई सॉफ्ट ड्रिंक वाला तुम कुछ भी काम मत करना। हो गया? हाँ, प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद एफजी। कुछ लोग जल रहे हैं, मेरा हैंडराइटिंग को सुंदर बोला जा रहा है इसीलिए। ईएस वाले लोग को भी ये सुनना चाहिए। कल वो लोग बोल के गया मेरा हैंडराइटिंग खराब है। लाइव ऑनलाइन लोग से पूछता है किसका हैंडराइटिंग बेटर है, बोलो तो मेरा या रंजन सर का। लाइव ऑनलाइन लोग वाले बताओ। ये लोग बायस्ड लोग हैं। नहीं, वैसे ठीक है, मेजॉरिटी मेरा ही बोला है। कुछ बोलता नहीं है लोग। नहीं, एक्चुअली यहाँ नाम चेंज नहीं हो पा रहे ना, इसीलिए। हाँ, कल से ले लो। iOS में भी है, मैकबुक में भी है, सब में है। वो टेक्निकल टीम से करवा देंगे तुम्हारा। तुमको करना है iOS में इंस्टॉल, हो जाएगा। कहाँ पे? आफ्टर सेल सर्विस। अच्छा चलो, मान लिया वो आफ्टर टेस्ट लग रहा है। तुमको हम 6 बार चीख के तो बोला था ना आफ्टर सेल सर्विसेज। अब समझ में आ रहा है आफ्टर? चलो आगे चल रहे। अब एक चीज बताओ, अपार्ट फ्रॉम प्रतीक, अगर वो कोका कोला खोले तो उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं हो सकता है। उसको छोड़ के कोई भी तुम्हारा ड्रॉइंग्स मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा, और तुम्हारे हिसाब से सेल्स होगा। फिर अरे तो अपार्ट फ्रॉम प्रतीक, अगर कोई भी और हम लोग में से कोई भी यहां बैठे इतने लोग हैं, कोई भी अगर कोका कोला या थम्सअप जैसा कुछ खोले, ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो मान लो अपना, अगर हम ऑब्जेक्टिव का बात करें, क्या है? तुम लोग बोल रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? सेल माइनस कॉस्ट, सिंपल। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो प्रॉफिट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब पता है, ओएम में चाहता तो वो बोल सकता था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, पर वो बोला नहीं, थोड़ा सा स्टाइल मारना था, चीप नहीं लगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बोलना, तो उसको अलग तरीके से 2 ऑब्जेक्टिव में ब्रेक किया। क्या? रेवेन्यू, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होगा? लॉजिकली बोलो, रेवेन्यू को इंक्रीज करना और कॉस्ट को कम करना। करेक्ट? कोई भी एक जो और कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं,
ये होगा ऑब्जेक्टिव। अब रेवेन्यू को अगर हमको इंक्रीज करना है, वो कैसे इंक्रीज किया जाएगा? हाँ, तो सेल कैसे बढ़ेगा? बाय प्रोड्यूसिंग अ गुड और अ सर्विस और रेंडरिंग अ सर्विस, जिससे जिसको गुड सेल किया जा रहा है या सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, किसको? कस्टमर को, वो सेटिस्फाई हो जाए उस प्रोडक्ट या सर्विस से, तब मैक्सिमाइज होगा रेवेन्यू। तो एक ऑब्जेक्टिव ये बोलता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू मैक्सिमाइज होगा। अगर एप्पल अपना आईफोन बेचता है तो वो ये तो नहीं बोलता ना मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, ले लो ताकि मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा, नहीं, वो हिडन ऑब्जेक्टिव उसको अलग तरीके से कैसे दे रहा है? बाय प्रोड्यूसिंग अ गुड जो सबको पसंद आए। कुछ लोग स्टेटस सिंबल का काम करते हैं, कुछ लोग एक्चुअल में उसमें कोई वैल्यू निकाल लेते हैं, ऐसा वो बोलते हैं, पता नहीं क्या वैल्यू निकलता है। करेक्ट? किसी किसी को हो के भी पसंद नहीं आता, ऐसा वो लोग सोसाइटी में खाली बोलते हैं। हाँ, बस। दूसरा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। दूसरा कॉस्ट को कम करना है। कॉस्ट को कैसे कम करेगा? यूटिलाइजेशन। तुम पढ़ क्या है क्या? अच्छा, कॉस्ट को कैसे कम किया जाएगा? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जाहिर सा बात है, अगर प्रतीक कोका कोला के फैक्ट्री में नहीं रहे तो कोई भी और रहे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सिरप अगर आ रहा है तो उसका कॉस्ट कम करना, पानी आ रहा है तो उसका कॉस्ट कम करना, बेसिकली सब चीज का कॉस्ट कम करना। प्रतीक बोलता है कलर बुक दो, पर उसको फीस देना नहीं है, तो क्या कॉस्ट भी तो कुछ चीज होता है ना जो कम करेगा आदमी। कॉस्ट कम करना है, कैसे कम करेगा? वो एकदम सही बोला, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका ऑब्जेक्टिव बुक में लिखा होगा, बोलता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन मतलब क्या? कुछ नहीं, वेस्ट को कम करना। कोई भी टाइप का वेस्टेज नहीं होना चाहिए प्रोडक्शन प्रोसेस में। अगर वेस्टेज नहीं होगा, ऑटोमेटिकली सारा रिसोर्स पूरी तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा, ऑप्टिमम यूज होगा। करेक्ट? क्यों बताया यहां पे ऑब्जेक्टिव? हम लोग चैप्टर 1 तो अभी पढ़ नहीं रहे। ऑब्जेक्टिव इसीलिए बताया कि हर क्लास में जो भी हम लोग चैप्टर्स देखेंगे, कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्टिव पूरा होते रहेगा, तो इट्स गुड टू नो। करेक्ट? बोलो, यहां तक क्लियर है? हाँ, लिख लो। ये लाइव ऑनलाइन वाले लोग बहुत शांत बैठे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है इसे। कुछ तो बोलो। कोका कोला वाला एग्जाम्पल तुम्हारे पे था नहीं, तुमको क्यों इतना हर्ट हो गया? वो पेट खराब होने वाला। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, मुस्कान का पेट खराब नहीं हुआ था, किसी और का पेट खराब हुआ। कोई है जिसका पेट खराब हुआ? चलो ठीक है, शुभम का पेट खराब हुआ, वो बुरा नहीं मानता है। ये हाथ उठा के बोल रहा है मेरा हुआ था। क्या? चलो, मिक्सिंग। हाँ, तो वो होता ही होगा। हाँ, बहुत जगह ऐसा होता है, मिल्क का कॉस्ट कम करने के लिए पानी मिलाया जाता है। अल्टीमेटली सब लालची लोग बैठे हैं ना, प्रॉफिट कमाना है तो कैसे कमाएगा? प्राइस बढ़ा नहीं सकता है तो दूसरा जगह कॉस्ट कम करेगा। मेरे को छोड़ के आई एम एन एक्सेप्शन। अब जैसे तुम लोग सोचो, कस्टमर के व्यू पॉइंट से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फीस में डिस्काउंट चाहिए और चाहिए कलर बुक। नहीं, अरे मतलब है ना, तुम लोग का भी तो ऑब्जेक्टिव वही रहा ना अल्टीमेटली, अलग तरीके से प्रॉफिट चाहिए।
हाँ नहीं ज्यादा हो जाता। चलो ठीक है, ये था बेसिक बैकग्राउंड। अब अगर हम लोग आए एक बार बुक में तुम लोग जानता है ओएम में कितना चैप्टर है? 7, सब जानते हैं। एसएम में 3, और ये एक बुक, एक मात्र छोटा सा बुक, इतना पतला बुक तुम लोग अगर पढ़ेगा और 100 मार्क्स कवर हो रहा है इससे। 286 पेजेस नाम का है। एसएम का अगर हम लोग बात करें, एसएम कहां से शुरू हो रहा है? एसएम 190 से शुरू हो रहा है, और एसएम हम लोग बहुत सुंदर तरीके से लिखते हुए किए हैं, अपना नोट्स बनाया है। तो एसएम में पूरा बुक रेफर भी नहीं करना पड़ेगा। सोचो, लाइफ इज सो इजी। नहीं, सब मेरे ऊपर छोड़ दो, आज तो पहला क्लास है, कुछ लर्न नहीं करना पड़ेगा। लाइफ इज सो इजी, एक बुक और 100 मार्क्स। और अगर ओएम का पहला क्वेश्चन तुम लोग के मन में आएगा, क्या ये करने से काफी है? इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, वर्क बुक, ये सब रेफर करना है? नहीं, वो हम ऑलरेडी मेहनत कर चुका है, सब इसमें कवर्ड है। खाली ये करो और मजे से एग्जाम दो, पूरा आएगा उससे। लाइफ एंजॉय करो। अब वो बोला, हम तो रिपीट किया। ओएम का अगर चैप्टर्स का बात करें, कितना चैप्टर है ओएम में? 7। अब नाम का ये 7 चैप्टर है, स्टडी नोट बोलता है इसको इंस्टीट्यूट। अगर मेरे व्यू पॉइंट से पूछो तो ये 7 चैप्टर नहीं है, ये 7 चैप्टर नहीं, 7 से ज्यादा है, बहुत छोटा छोटा चैप्टर है। अब जैसे पहला चैप्टर बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, जो हम लोग अभी थोड़ा बहुत बात किए, वो यहां डिटेल में कहानी किया हुआ है, वो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। चैप्टर 2 अगर देखें तो पहला क्या था? इंट्रोडक्शन अबाउट ऑपरेशन मैनेजमेंट, बेसिक जो अभी पढ़े। दूसरा क्या? ऑपरेशंस प्लानिंग। हम लोग ऑपरेशंस का ही तो बात करेंगे ना, सबसे पहले उसको प्लान किया जाएगा। अभी एक एक करके जब चैप्टर्स करेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगा। अब ये ऑपरेशंस प्लानिंग में तुम लोग देखो, इतना सारा जो नीचे लिस्ट है, वो क्या सब टॉपिक है? इंस्टीट्यूट बोलता है सब टॉपिक है, पर हम लोग उसको इंडिविजुअल चैप्टर्स के तरीके से पढ़ेंगे। सारा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कुछ इसमें थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, कुछ इसमें प्रैक्टिकल टॉपिक्स है। जो प्रैक्टिकल टॉपिक्स है वो हम लोग सेपरेट टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ लेते हैं, और जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स है वो संग में बीच बीच में कवर करते हुए चलेंगे। लाइफ इज इजी। डिफिकल्ट क्या है तुम लोग के लिए? अरे तो कंटेंट से क्या डरता है? चैप्टर के बाद बोलना। आज हम लोग पहला चैप्टर खत्म कर चुके होंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। उसमें सम ज्यादा आता था, थ्योरी कम आता था, पर जो थ्योरी है ना ओएम का, बहुत प्रिडिक्टेबल, बहुत इजी थ्योरी होता है। सो ऐसा कुछ नहीं कि तुम लोग को बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। हम लोग करते हुए क्लास में ही सब कुछ कवर कर लेंगे, थ्योरी भी कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह का डिस्कशन भी कर लेंगे, सब कवर किया जाएगा। मोस्टली थ्योरी, बट इसमें क्या है, ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्विंग तो नहीं आएगा एमसीक्यू में। एमसीक्यू में क्या आएगा, जो हम लोग जैसे कुछ मैक्सिमम चैप्टर्स प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, सब जब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चैप्टर्स का कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन होगा तो उससे रिलेटेड भी कुछ थ्योरी क्वेश्चंस बन जाता है। जैसे करते करते हम एग्जाम्पल देगा तो तुम लोग को क्लैरिटी मिल जाएगा। काफी हद तक थ्योरी उससे भी होगा, और बाकी जो बुक में एकदम तुच्चा जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स है वो बुक से पढ़ लेंगे। सिंपल, लाइफ इज इजी। अब तो मान लो। तो इस तरीके से 7 स्टडी नोट्स है, पर इसमें ध्यान मत दो, हम लोग इंडिविजुअली चैप्टर्स कवर करते हुए चलेंगे, तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा, बहुत जल्दी सिलेबस खत्म भी हो जाएगा। पहला चैप्टर इसमें से करते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। क्यों डिमांड फोरकास्टिंग? एक चीज समझो, प्रतीक तो एक्सेप्शन था जो फैक्ट्री के बाहर ऐसे बैठा हुआ था मुंह खोल के, तो उस केस में क्या होगा, कोका कोला जैसे ही प्रोड्यूस किया उसका कंज्यूम हो गया, उस केस में खाली कंज्यूम हुआ। पर आइडल केस में हम लोग जैसे रैशनल लोग जो आराम से वेट करते गुड पहुंच जाए मार्केट में, तो क्या कोका कोला ये कर सकता है वो आज डिसाइड करे कि उसको कल क्या सेल करना और प्रोड्यूस करके बेच दे? नहीं। जैसे कोका कोला का फैक्ट्री इंडिया में क्या हर एक सिटी, हर एक गांव, हर एक शहर में होगा? प्रतीक के मौज हो जाता, अगर होता तो ऐसा, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसका बचता, पर कंपनी का इसको चिंता नहीं है। तो कहीं एक या 2 जगह फैक्ट्री होगा जहां पे बनता है और पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, करेक्ट?
तब जाके वो रिटेल, पहले वो होलसेलर्स के पास जाएगा जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं, वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होकर छोटे छोटे रिटेलर्स के पास जाएगा जो हम लोग पान दुकान बोलते हैं, जहां से हम कोका कोला और टिप्स खरीदते हैं, तुम लोग और भी कुछ खरीद सकते हैं, सबका अपना अपना चॉइस होता है। गुटखा, इसका चॉइस पता चल गया, गुटखा। तो तुम किसी और के लिए तो बोली नहीं गुटखा, वो भी मिलता है गुटखा। चलो ठीक है, मुस्कान का चॉइस गुटखा। कौन सा वाला अब ये बाद में बताएगी। नहीं, आई डोंट लाइक गुटखा, चीप लगता है। चलो, तो अब कोई भी कंपनी को, जैसे कोका कोला को अगर मार्केट में सेल करना है तो वो ऐसे एकदम से आज सोते सोते सुबह उठेगा और बोलेगा हमको प्रोड्यूस करके बेचना है, ऐसे काम नहीं चलता है। क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन करने में टाइम लगेगा। जैसे अगर हम लोग ऑटोमोबाइल्स का एग्जांपल ले, किसी को पता है इंडिया में ऑटोमोबाइल बेल्ट कहां पे है जहां गाड़ी वगैरह बनता है? गुजरात, गुड़गांव एरिया, मानेसर और गुजरात आसपास का एरियाज, वो एक ऑटो बेल्ट है। और कोई? वो मानेसर गुजरात, वही एक बेल्ट है। और वेस्ट में महाराष्ट्र में है, पुणे के अराउंड एक चकन डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे पूरा एक ऑटो बेल्ट है। और राइट साइड तमिलनाडु में एक है। सो 3 बेल्ट है पूरे इंडिया में। ईस्ट हो गया ना तमिलनाडु, मतलब डाउन ईस्ट। हाँ, नहीं बंगाल में नहीं है। हाँ, तुम लोग को स्टोरी पता ही है, वरना ये भी एक बेल्ट हो सकता था। और अल्टीमेटली एक ऑटोमोबाइल का फैक्ट्री अगर आएगा तो ही तो एंसिलियरीज का फैक्ट्री आएगा ना, उससे रिलेटेड टायर का फैक्ट्री वहां बनेगा, विंडशील्ड का फैक्ट्री बनेगा, सीट का, वैसे ही बेल्ट बनता है। सो अल्टीमेटली पॉइंट बीइंग, अगर 3 बेल्ट है, शोरूम तो हर जगह है, हम लोग को गाड़ी खरीदने के लिए कोई ये बेल्ट में तो जाना नहीं है, अपने आप शोरूम तक पहुंचाता है कौन? कंपनी खुद। सो पहुंचाने के लिए वो छोटा काम नहीं है कि आज बना और कल पहुंच गया, ट्रैवलिंग टाइम लगेगा। बड़ा बड़ा ट्रक्स, गाड़ी खुद बड़े बड़े ट्रक्स में पहुंचाया जाता है शोरूम तक, बड़ा बड़ा ट्रेलर्स वगैरह देखा है जिसमें गाड़ी डिलीवर किया जाता है, तो वो भी तो ट्रैवलिंग टाइम लेता है। रोड ट्रांसपोर्टेशन से आएगा या ट्रेन से कार्गो की तरह भी आएगा तो भी उसमें ट्रैवलिंग टाइम लगेगा, विच मीन्स कंपनी को वेल इन एडवांस प्लान करके प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब तुम लोग एक चीज बताओ, लेट से अभी दिवाली आने वाला है, फॉर एग्जाम्पल आने वाला है, एग्जाम्पल है ना, मान लो आने वाला, अब चला गया तो क्या करें? जो भी आ रहा है, कोई फेस्टिवल आ रहा है, लेट से होली पे कोई गाड़ी नहीं खरीदता है, कोई फेस्टिवल अगर आ रहा है, लेट से दिवाली पे बहुत लोग गाड़ी खरीदते हैं। सो ये हम लोग को तो सिर्फ नहीं पता, कंपनी को भी ये पता है। सो कंपनी ये मान के रखता है कि गाड़ी का सेल ज्यादा होगा फेस्टिव पीरियड में, उस हिसाब से क्या वो प्रोडक्शन पहले नहीं बढ़ाएगा। सो अब क्या तुम लोग ये मानता है प्रोडक्शन से पहले डिमांड का आइडिया होना जरूरी है? तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए ऑपरेशंस में? डिमांड को पता लगाना। यही हम लोग फोरकास्टिंग में करते हैं। अब तो हम लोग का ये नेक्स्ट हेडिंग है, नहीं बस डिमांड फोरकास्टिंग डालो ना हेडिंग में, लाइफ को इजी रखो, डिमांड फोरकास्टिंग, दैट इज इट। क्या हुआ? अच्छा, हाँ, बाप रे, ओहो हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अपना कॉस्ट बचा रही है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वहां से चालू कर लो। हाँ, प्रैक्टिकल चैप्टर है ये, डिमांड फोरकास्टिंग। डन। तो अब अगर हम लोग फोरकास्टिंग का बात करें, व्हाट डू वी मीन बाय फोरकास्टिंग? टू फोरकास्ट, ये क्या होता है? फोरकास्टिंग मतलब टू फोरकास्ट, किसी फ्यूचर चीज का आइडिया लगाना, अंदाजा लगाना। मुस्कान को आइडिया होगा, तुमको नहीं पता? ज्योतिष जी के पास तुम उछल के गई थी, मेरा शादी कब होगा? नहीं, हम तो ये सबसे दूर रहते हैं। चलो ठीक है। तो फोरकास्टिंग मतलब तुम लोग सब सही बोला, एस्टिमेशन या बोले तो प्रेडिक्शन, टू प्रेडिक्ट कि क्या होने वाला है, अंदाजा लगाना।
तो फोरकास्टिंग मतलब फोरकास्ट करना, ये देखो एस्टिमेशन या हाँ प्रेडिक्शन, या तुम लोग के लैंग्वेज में अगर बोले तो अंदाजा लगाना। चलो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ इज इजी। अब एक चीज बताओ, बहुत सिंपल सा, फोरकास्ट मतलब तुम लोग समझ गया। बहुत बार ऐसा हुआ है जैसे तुम लोग ग्रुप 1 दिया है, एग्जाम एक दे के आया, मान लो एग्जाम खराब हुआ, अच्छा हुआ तो बहुत बढ़िया। लेट से एग्जाम खराब हुआ तो तुम लोग क्या करेगा? सर पकड़ के बैठ पे फूट फूट के रोएगा? नहीं रोएगा। और ये हंस रही है, अगर खराब जाए तो भी हंसेगा, दैट्स द स्पिरिट। पर मान लो कि तुम लोग फूट फूट के रो रहे, एकदम मोटा मोटा आंसू निकाल निकाल के रो रहे, किसके पास जाएगा? मेरे पास क्यों आएगा? चलो ठीक है, मेरे पास भी आएगा, और किसके पास जाएगा? और किसी के पास नहीं जाएगा? रंजन सर के पास भी जाएगा, और किसके पास जाएगा? ज्योतिष क्या करेगा एग्जाम में? अरे अपनी मां के पास नहीं जाएगा तो वो बोलेगा कौन? ज्योतिष को हाथ दिखा के क्या होगा? एग्जाम छोड़ के शादी कर ले। तो लेट से तुम लोग फूट फूट के मोटा मोटा आंसू निकालते हुए मां के पास गया, मां तो मां है, वो क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? बेटर लक नेक्स्ट टाइम नहीं बोलेगी वो। नेक्स्ट ठीक है, तुमको बेलन से मार पड़ेगा, समझ में आ गया। और नेक्स्ट एग्जाम पे ध्यान दो, नेक्स्ट एग्जाम पे ध्यान दो मतलब फोरकास्ट अगर तुम कर रहा है तो क्या चीज पे फोकस होना चाहिए? पास्ट या फ्यूचर? फ्यूचर। पास्ट रेलेवेंट है क्या? नहीं, क्योंकि वो हो चुका है, एक्स हो गया। एक्स हमेशा प्रॉब्लम ही है। पास्ट रेलेवेंट होता है, हाँ मतलब पर नहीं, एक कंफ्यूजन यहां आ रहा है। पास्ट रेलेवेंट होता है पर किस लिए? अल्टीमेटली फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए रेलेवेंट होता है ना। तो ऐसे तुम पास्ट में ज्यादा माथा नहीं लगाएगा, वो तो हो चुका। अल्टीमेटली यू विल फोकस ऑन द फ्यूचर। हाँ, क्यों लगाए? तो पास्ट इज इररिलेवेंट। रेलेवेंट क्या है अपने पास? फ्यूचर। फ्यूचर है रेलेवेंट। हाँ, सब बनाना है, अब से सब बनाना है। फ्यूचर है अपना रेलेवेंट। तो अब फ्यूचर को हम लोग अगर फोरकास्ट कर रहे हैं, जैसे तुम लोग अभी मस्त एकदम प्लान कर रहे हैं ओएमएसएम का एग्जाम अच्छे से देने के लिए, तभी तो इतना मेहनत कर रहा है ना। नहीं क्या? कितनी वायलेंट है ये। तो सब एग्जाम अच्छे से देना चाहता है। अब एग्जाम अच्छे से देने के लिए तुम लोग मेहनत कर रहे हैं बहुत, मतलब एग्जाम अच्छे से देना तो फ्यूचर का चीज है ना। ये तुम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं एग्जाम अच्छा जाएगा और अच्छा जाएगा, अच्छा जाएगा। पर उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी से प्लान कर रहे हैं। वी आर नॉट प्रेडिक्टिंग, वी आर प्लानिंग, वी आर प्रिपेयरिंग। ज्योतिष बनेगा ये, इसका भविष्य अच्छा है। तो फ्यूचर एक बार हम लोग एस्टिमेट कर लेते हैं, या जैसे प्लान कर लेते हैं कि चलो हाँ ऐसा ऐसा एग्जाम अपने को देना है। फिर हम लोग क्या करते हैं? उसके बारे में प्लान करते हैं। जैसे तुम लोग डिसाइड किया, तुम लोग का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर इज ब्राइट ऑफ कोर्स, पर है क्या फ्यूचर? अभी आएगा। लेट से दोनों ग्रुप का अटेम्प्ट हो सकता है, या मे बी एक ग्रुप का अटेम्प्ट होगा। सो आज के दिन तुम लोग क्या करेगा ये बात जान के, उस हिसाब से ट्यूशन पढ़ रहा होगा, उस हिसाब से अपना प्लान ड्रॉ करेगा पढ़ने के लिए। तो कंपनी में भी यही होगा ना। कोई भी, जैसे कोई ऑटोमोबाइल कंपनी हुआ, वो प्रेडिक्ट कर रहा है अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है, उस हिसाब से सेल्स बढ़ेगा, उस हिसाब से वो प्लान बनाएगा कि अब हम लोग का प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए, उस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। तो दैट विल कॉल फॉर एडिक्वेट प्लानिंग। सो हम लोग इसको क्या करेंगे? प्लान करेंगे। बहुत कॉमन जगह, छोड़ दो ये सेल्स फोरकास्टिंग वाला बात एक बार, बहुत कॉमन जगह तुम लोग फोरकास्ट कहां सुनता है? न्यूज। न्यूज में क्या फोरकास्ट होता है? वेदर। वेदर फोरकास्ट।
और क्या फोरकास्टिंग सुनते हैं? स्टॉक मार्केट फोरकास्ट। हाँ सही है, प्रेडिक्शन तो वो भी करता है। नेक्स्ट टाइम एमएलए कौन बनेगा? पॉलिटिक्स में हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं, बहुत ओपिनियनेटेड टॉपिक है। तो नेक्स्ट टाइम बहुत टाइप का अलग अलग जगह फोरकास्ट हम लोग सुनता है। मुस्कान के मन में ऐसे मचल रहा है बोलने के लिए एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष। कभी कोई गया ज्योतिष के पास? कोई तो गया ही होगा यार, कभी तो कोई गया होगा। झूठ बोल रही है, तो झूठ बोल रही है। वो गया है ज्योतिष के पास, बोलो तो क्यों गया? क्यों गया? हो क्या चीज, क्या पूछने के लिए गया? एग्जाम में अच्छा आएगा कि नहीं, आगे पढ़े या नहीं। खुल के बोलो ना। हाँ तो बोलो। ठीक है, आगे जाके क्या करना है, आगे जाके कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है 12th के बाद, करेक्ट। जो 2-3 ज्योतिष के पास गया, एक पे भरोसा नहीं है। सही। ज्योतिष क्या बोला? तथास्तु, विजयी भव। अच्छा तुम, ठीक है, प्रतीक गया था एग्जाम पूछने के लिए कि करियर में क्या अच्छा बच्चा है वो, वैसे करियर को लेके कंसर्न था। तुम्हारे साथ मुस्कान गई थी? नहीं गई थी? तो अलग से गई थी, अलग से गई थी। और तुम क्या पूछी जाके? तुम गई थी रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मतलब हाँ, मतलब मुस्कान गई ज्योतिष के बाद पूछने के लिए शादी कब होगा। नहीं, हम बिलीव नहीं करता है। अच्छा ठीक है, तुम अब ये बताओ कि ज्योतिष बोला क्या? शादी नहीं होगा। अच्छा हाँ, नहीं सब लोग जाते हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। मम्मी तो लेके गए नहीं, हम नहीं बिलीव करते हैं। कुछ देखा है? चलो, तो बेसिकली हम फ्यूचर को प्लान करते हैं। कुछ लोग जैसे मुस्कान एस्ट्रोलॉजर के बेसिस पे प्लान कर ली थी अपना लाइफ कि शादी नहीं होगा। अब एक चीज बताओ, फ्यूचर के बेसिस पे हम लोग प्लान तो करेंगे, कोई भी जब भी ज्योतिष को छोड़ दो, ज्योतिष बोलेगा एकदम चीख के कि ऐसा ही होगा जैसे उसको पता है। अदर देन दैट वेदर फोरकास्टिंग भी तुम लोग सुनेगा या कोई स्टॉक मार्केट फोरकास्ट भी सुनेगा, तो सुना है वो लोग किस तरीके से बात करता है। वो लोग क्या बोलता है? ऐसा होगा या ऐसा होना चाहिए। वेदर फोरकास्ट में भी तुम लोग देखिएगा ऐसा ही लिखा हुआ होगा, दिस शुड हैपन, रेनफॉल इज प्रेडिक्टेड या रेनफॉल इज एस्टिमेटेड, ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी असाइन करेगा वो लोग। फॉर सर्टेन कभी कुछ नहीं बोलेगा ज्योतिष लोग को छोड़ के, करेक्ट। तो मतलब फ्यूचर इन नॉर्मल सर्कमस्टांस इज क्या? इज व्हाट? इज अनसर्टेन, इज अनसर्टेन। कोई भी किसी भी सिचुएशन में फ्यूचर अगर प्रिडिक्ट करने का ट्राई कर रहा है तो वो विथ सर्टेनिटी कभी भी नहीं बता सकता कि ऐसा ही होगा। कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी तो रहेगा ही। अनसर्टेन, इतना दुखी से क्यों बोल रही है? अच्छा, मन में उम्मीद है ज्योतिष गलत हो जाए तो क्या? ठीक है, तुम्हारे केस में ज्योतिष भी अनसर्टेन है। चलो अच्छा ठीक है, अब इधर अब फ्यूचर इज अनसर्टेन, मतलब आज अगर कुछ फोरकास्ट करते हैं तो वो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस एक्चुअल में कुछ और ही होगा, करेक्ट। मतलब जो फोरकास्ट हम लोग कर रहे हैं एक्चुअल में कुछ और होगा, इसका प्रोबेबिलिटी है। तो वहां पे जो डिफरेंस आएगा बिटवीन व्हाट इज हैपेंड, व्हाट हैज हैपेंड मतलब एक्चुअल, और जो हम लोग ट्राई किए प्रिडिक्ट करने का फोरकास्ट, तो कुछ डिफरेंस आएगा। अब एक चीज समझो, ये अनसर्टेन है, मतलब हम लोग जो अभी चैप्टर में भी यही करने का ट्राई करेंगे, फोरकास्ट करने का ट्राई करेंगे, करेक्ट। उसको बोलेंगे फोरकास्टेड वैल्यू।
करेक्ट, फोरकास्टेड वैल्यू। फिर कल को जो फोरकास्ट किया वो तो किया, पर एक्चुअल में कुछ और हो सकता है ना, तो एक्चुअल वैल्यू कुछ होगा। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस ले तो इसको हम लोग एक टर्म देते हैं जिसको बोला जाता है फोरकास्ट एरर। फोरकास्ट एरर। अभी बस ये माइनस है, अभी बस ये एक बार टर्म जान लो, क्योंकि ये हम लोग बहुत डिटेल में अभी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या है फोरकास्ट एरर? फोरकास्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। फोरकास्टेड वैल्यू क्या है? जो हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, जो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं बाय वेरियस मेथड्स अभी देखेंगे। और एक्चुअल वैल्यू क्या है? जो एक्चुअल में हुआ। अब यहां पे नंबर्स के साथ होगा, जैसे मुस्कान खेलती है फोरकास्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, वो नहीं खेल सकती। ज्योतिष वाला बात यहां पे नहीं चल सकता, यहां पे सिर्फ नंबर्स का बात हो सकता है, क्योंकि डिफरेंस है ना। ठीक है, क्लियर है यहां तक? फोरकास्ट एरर पे ज्यादा डिटेल अभी माथा मत लगाना, वो हम लोग चैप्टर में कवर करते हुए चलेंगे। बोला तो चैप्टर में कवर करते हुए चलेंगे। सिंपल है ना। अगर एक लाइन में इसको इनहेरेंटली इसका मतलब समझने का ट्राई करें, फोरकास्ट कर रहे हैं, जैसे सपोज करो अभी तुम लोग कंपनी चालू किया है, सेल्स करेगा तुमको छोड़ के, सेल्स करेगा तो फोरकास्ट करेगा कितना सेल होना चाहिए। फोरकास्ट किया तुम्हारे हिसाब से, वो क्या है? अनुमान, एस्टिमेशन, अंदाजा इतना होना चाहिए, वो एक आया। पर एक्चुअल में उतना ही होगा क्या? नहीं, कुछ तो ऊपर नीचे होगा। जैसे तुम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ के आया, एक तो स्टैंडर्ड बनाता है, वो क्या है? स्टैंडर्ड जो बनाता है वो क्या कर रहे हैं हम लोग? शुरू में सेट कर रहे हैं ना एक स्टैंडर्ड। सो दैट इज, उसको एक तरीके से यहां पे एग्जैक्टली वो नहीं है, पर एक तरीके से फोरकास्टेड वैल्यू बोल सकते हैं, समथिंग विच वी आर प्रिडिक्टिंग कि ऐसा होना चाहिए। और कल को जब सेल्स कुछ और होगा, कुछ इधर उधर का फर्क आएगा, माइट बी बेटर देन व्हाट वी एस्टिमेटेड या वर्स। तो आइदर केस में एक्चुअल वैल्यू जो होगा सेम नहीं रहेगा। यूजुअली सेम आया तो वो कोइंसिडेंस का बात होगा, ऊपर नीचे होगा। सो जो डिफरेंस रहेगा उसको फोरकास्ट एरर बोलेंगे। अब क्या फोरकास्ट एरर खराब चीज है? नहीं, फोरकास्ट कर रहे हैं तो भाई फोरकास्ट एरर होगा, इनहेरेंट चीज है। अपना ऑब्जेक्टिव या गोल क्या होना चाहिए? फोरकास्ट एरर को खत्म करना या कम करना? कम करना। फोरकास्ट एरर खत्म कर सकता है ज्योतिष को छोड़ के और कोई नहीं। नॉर्मल केस में कोई भी मैथमेटिकल मॉडल ले लो या स्टैटिस्टिकल मॉडल ले लो, तुम लोग का रिग्रेशन वगैरह पढ़ा है ना फाउंडेशन में, स्कूल वगैरह में, वहां क्या होता है? फोरकास्ट ही तो करते हैं रिग्रेशन वगैरह में। तो हर जगह एक फोरकास्ट एरर रहता है। जैसे और सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए, तुम लोग स्टॉक मार्केट वगैरह का देखेगा, तो स्टॉक मार्केट में वो बोल दिया ये खरीदो, यहां से ऊपर जाना चाहिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसा बोलेगा प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। वो क्या है? वो एक डिस्क्लेमर ही तो है भाई, इसमें फोरकास्ट एरर है। वो डायरेक्टली तो बोलेगा नहीं आके हाँ इसमें फोरकास्ट एरर इन्वॉल्व है, पर वो एक डिस्क्लेमर दे दिया, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। वही चीज अगर हम लोग जब मैथमेटिकली बोलेंगे चैप्टर में, उसको फोरकास्ट एरर का नाम दे दिया गया। दैट्स इट। क्लियर? परफेक्ट। अब बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? ऑनलाइन वाले लोग भी एक बार बता दो, यहां तक कोई भी दिक्कत है? ये चैप्टर का बहुत बेसिक था, अभी और डिटेल में जाएंगे। ऑनलाइन वाले लोग बताओ। आगे चले, यहां तक क्लैरिटी मिला। उसके बाद अब आते हैं मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग।
एक बेसिक तरीका बताओ फोरकास्ट करने का, बहुत बेसिक, इतना देर से डिस्कस किया ना, बहुत बेसिक एक तरीका क्या हो सकता है फोरकास्ट करने का? ज्योतिष। ज्योतिष किस बेसिस पे वो फोरकास्ट करेगा? मुस्कान को लगा कि वो इसका जन्म कुंडली पढ़ के कुछ बहुत ही ऐसा कुछ बता दिया जो इसको नहीं पता था, पर ऐसा कुछ था क्या? बोलते हैं मांगलिक। पर ऐसा कुछ था क्या? नहीं, बहुत ही रैंडम प्रेडिक्शन था। करेक्ट। अब मान लो ये, चलो तुम लोग को शायद इस पे मजा आएगा। ठीक है ठीक है, इधर इधर मांगलिक से बाहर आओ, इधर। क्यों? आएगा आएगा, एक सेकेंड, रिफ्रेश किया। अब आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा वो, एक सेकेंड। कैंडल स्टिक, मतलब तुम लोग बहक गया है। समझ में आ रहा है? मतलब बहुत बेसिक ही समझना है, ऐसे कोई बहुत डिटेल में नहीं जाना है। दिख रहा है ना? हाँ, हो सकता है, यहाँ पे लाइट है ना इसीलिए। चलो, पॉइंट बीइंग कि यहां पे क्या है, चार्ट है निफ्टी 50 का। अब अगर हम अल्टप्पा मार के बोले कि यहां से स्टॉक मार्केट ऊपर जाना चाहिए, कोई बेसिस था? नहीं था। किस बेसिस पे हम बोला? ये बहुत ही रैंडमली बोल दिया कि यहां से ऊपर जाना चाहिए, बहुत रैंडमली बोल दिया विदाउट एनी बेसिस। तो पहला, अगर अपने बात करें, पहला है रैंडम, रैंडम फोरकास्ट। मतलब हाँ, तो मार्केट चालू है ना अभी, मतलब नो बेसिस या नो मेथड, बिना मेथड के कोई भी फोरकास्ट किया जाए उसको हम लोग बोलेंगे रैंडम फोरकास्ट। एग्जाम्पल ज्योतिष, एग्जाम्पल ज्योतिष। इट लुक्स चीप, तुम लिख लो एस्ट्रोलॉजर। चलो अब ठीक है। तो एक हुआ रैंडम फोरकास्ट। क्या? ये जो तुम लोग बोल रहे हैं ना, हाँ तो स्मार्ट है, वो स्मार्ट है, उसको स्मार्ट बोलते हैं। कोई बात नहीं, चलो। तो पहला रैंडम आया। दूसरा, अब हम क्या हुआ? दूसरा, अब हम एकदम रैंडमली नहीं कर रहा है, पर कुछ बेसिस पे कर रहा है। जैसे कोई पैटर्न पढ़ के, एग्जैक्टली वेदर फोरकास्ट में कोई नंबर्स इन्वॉल्व है? नहीं। वो किस बेसिस पे करेगा वो अपने नहीं समझेंगे। कोई ना कोई कहीं पे मूवमेंट हो रहा होगा, ज्योग्राफी का चीज है वो, हाँ, आसमान देख के करता है, ये करके आया था। तो कोई पैटर्न होगा जिसके बेसिस पे किया जाएगा, कोई नंबर नहीं है वहां पे। जैसे एक और एग्जांपल अगर इधर ही ले, तुम लोग कभी टेक्निकल एनालिसिस जैसा कोई चीज का नाम सुना है? टेक्निकल एनालिसिस, उसमें क्या करते हैं? यही तो क्या है, तो बस एक चार्ट है। हाँ, अगर हम इसमें कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स लगा दे, कोई तरीका ऐसे ड्राइंग बना दे और फिर बोले कि मार्केट ऊपर जाएगा। अभी जो हम बोला था कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही बोल दिया, देख के मार्केट ऊपर जाएगा, तुम लोग बोला ढप मार रहे हैं। करेक्ट। पर अगर हम कुछ बेसिस पे कुछ भी इधर एकदम हाईफाई ऐसे टूल्स और टेक्निक्स लगा दे और फिर अगर बोले कि मार्केट ऊपर जाएगा, तुम लोग को लगेगा ओ हम कुछ तो कर दिया। तो वहां पे हम क्या कर रहा है? पैटर्न समझ रहा है। पैटर्न क्या चीज का? पास्ट पैटर्न्स। पास्ट में क्या हुआ, उस बेसिस पे फ्यूचर में क्या होना चाहिए। अगेन यहां कोई नंबर इन्वॉल्व नहीं है, हम कोई निफ्टी का वैल्यू नहीं लिया है, बट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न्स, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स। बट दिस इज नॉट रैंडम, कोई एक बेसिस है। सो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं पैटर्न।
पैटर्न के बेसिस पे बेस्ड ऑन पास्ट डेटा हम एक पैटर्न इवेल्युएट करने का ट्राई करेंगे एंड फ्यूचर को फोरकास्ट करने का ट्राई करेंगे. इसको बोलेंगे पैटर्न के बेसिस पे. एग्जाम्पल क्या? वेदर फोरकास्टिंग, और क्या? टेक्निकल एनालिसिस, अब ये दोनों को अगर हम लोग इकट्ठे बोलने का ट्राई करें, इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग. क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग कुछ नहीं, बस नाम जानना है. एक मेथड क्या है? क्वालिटेटिव, जिसमें रैंडम आया और पैटर्न बेस्ड आया. क्वालिटेटिव ध्यान रख लो बस, मतलब नो नंबर्स, एज सिंपल. करेक्ट करेक्ट. तो ये हुआ क्वालिटेटिव. अब नेक्स्ट वाला तुम लोग समझ गया क्या होना चाहिए? क्वांटिटेटिव. सो नेक्स्ट वाला हम लोग क्या होगा? नेक्स्ट वाला क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग. हाँ, इकोनॉमिक्स रिग्रेशन वगैरह में भी ये पढ़ा होगा. सो क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग क्या होगा? जहां पे कोई नंबर आ रहा है, जहां पे कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप आ रहा है. जैसे रिलेशनशिप पे ये स्ट्रेस डाला था, पर मैथमेटिकल वर्ड हम बोला. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर यही चार्ट है, सेम चार्ट, पर इसको हम लोग अब ये चार्ट फॉर्मेट में नहीं, पैटर्न के फॉर्मेट में नहीं, पर इसका हम अगर लिस्ट ले ले, डेटा का लिस्ट, निफ्टी का वैल्यूज का लिस्ट, एवरी डे का वैल्यू ले ले, एवरी वीक एवरी मंथ का वैल्यू ले ले, उस हिसाब से अगर कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप निकाले और फिर फोरकास्ट करे, उसको हम लोग बोलेंगे क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग. कहीं तुम लोग का ये पढ़ा हुआ है पहले बचपन में. हम बोल रहे हैं पढ़ा हुआ है तो मतलब पढ़ा हुआ है. कहां पढ़ा हुआ है? नर्सरी में फोरकास्टिंग. इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ होगा, स्टैट्स में पढ़ा होगा ना, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी रिग्रेशन. तो वो क्या है? वो यही तो है. सुना है, जो बहुत लोग के लिए सुना भी है. तो क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग क्या हुआ? इसको अब ये हम लोग के सिलेबस का पार्ट है, क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग. ठीक है. क्वालिटेटिव बस नाम जानना था. मेथड्स में क्या है? दो टाइप, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव मतलब क्या? नो नंबर्स. सिंपल अगर बात करें, क्वालिटेटिव मतलब क्या? नो नंबर्स. रैंडम बोल दो ज्योतिष वाले लोग, और पैटर्न्स के बेसिस पे. दूसरा आया क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग, मतलब नंबर्स है. यहां पे हम क्या करते हैं? बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, वी अटैच अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप एंड फोरकास्ट, या बोले तो एस्टिमेट द फ्यूचर. बोलो क्लियर? तो ये हो गया अपना न्यूमेरिकल. क्वांटिटेटिव मतलब यहां नंबर आएगा, कोई ना कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप आएगा. इसमें 3 टाइप का होता है जो अपने को पढ़ना है. ये सिलेबस है. हाँ, पहला है टाइम सीरीज, दूसरा है कैजुअल रिलेशनशिप. इसमें हंसने का क्या था? तुम सबसे पहले हंसा है. एक्स का याद आ गया. सबका एक ही जगह दिमाग दौड़ता है. और तीसरा क्या है? सिम्युलेशन. ये तो तुम लोग सजा सजा के लिखेगा ही, लिख लो.
आएगा आएगा, कैजुअल रिलेशनशिप मतलब आएगा, सब आएगा, एक एक करके आएगा। तुम लोग वाला मत बोलना, वो हम बोल देंगे, मेरे ऊपर छोड़ दो। टाइम सीरीज अभी आएगा नेक्स्ट, ठीक है। तो टाइम सीरीज और कैजुअल रिलेशनशिप ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तुम लोग ऐसे घटिया वाला जो स्मोक दे रहा है ना, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे डिमांड फोरकास्टिंग में, ये चैप्टर का डिस्कशन है, ठीक है। सिमुलेशन क्या है, एक और चैप्टर है, ये देखो नीचे आओ, चैप्टर 4 में देखो एक टॉपिक मिलेगा सिमुलेशन, वो एक और चैप्टर है, वो भी हम लोग इसके बाद पढ़ लेंगे। ये कुल मिला के फोरकास्टिंग कवर करेगा। डन। अब हो गया बस, अब इसका आगे का क्लास में ध्यान ही नहीं लगेगा। हाँ करेक्ट, दैट इज वन वे। 3-4 साल का एवरेज भी लेके कर सकते हैं। हाँ एवरेज लिया ना, मतलब एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप लगा दिया। मेरे यहां पे बोला गया कि पास्ट डेटा पे अगर हम लोग एवरेज लेते हैं, करेक्ट यही तुम बोल रहे हैं, पास्ट डेटा का अगर हम लोग एवरेज लेते हैं दैट इज ओके, वो एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप लगाया गया है, तो वो भी दैट इज अ टूल टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। उस तरीके का बहुत सारा है। मूविंग एवरेजेस नाम सुना है? मूविंग एवरेजेस एक टूल है, सिंपल एवरेज ले सकता है, मूविंग एवरेजेस है, वेटेड एवरेजेस है, बहुत सारा चीज है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सब एक्सपर्ट लोग बैठे हैं इधर। चले आगे, चलेंगे, सब तुम लोग डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। बैक टू ओएम एसएम। ओएम अब आएगा अपना टाइम सीरीज। किसी को भी पता है टाइम सीरीज क्या होता है? टाइम सीरीज नाम से गया ना, एनी डेटा विच इज बेस्ड ऑन टाइम। जैसे जो अभी ये तो एग्जांपल था ना, टाइम सीरीज डेटा है। अगर इसको ग्राफ में प्लॉट किया जाए, ये ग्राफ है वैसे, अगर इसको ग्राफ में प्लॉट करके देखे, ग्राफ में 2 एक्सिस आता है, ऐसे वाई एक्सिस वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस में क्या होना चाहिए इस ग्राफ के बेसिस पे? ऐसे क्या निकाल रहे हैं, क्या होना चाहिए, ट्राई तो करो। वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस में क्या होना चाहिए? वर्टिकल एक्सिस, ऐसे सीधा वाला एक्सिस जो है, नंबर्स मतलब वैल्यू, निफ्टी का वैल्यू या प्राइस क्या होना चाहिए, करेक्ट, या क्या है। एक्स एक्सिस में क्या आएगा? टाइम कैन बी डेज हो सकता है, वीक्स हो सकता है, मंथ्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। तो यही है टाइम सीरीज डेटा। एनी डेटा विच इज प्लॉटेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां 2 वेरिएबल है हर ग्राफ में। कोई भी ग्राफ, जैसे तुम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ता था, डिमांड सप्लाई वगैरह पढ़ा है, तो बहुत सारे ऐसे ग्राफ बनाते थे हम लोग। हर चीज 2 वेरिएबल पे बनता था, करेक्ट। क्या क्या होता था वो 2 वेरिएबल? प्राइस क्वांटिटी। तुम लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे कभी पढ़ा नहीं है। प्राइस क्वांटिटी, भूल गया, याद दिला देता है, प्राइस क्वांटिटी। तो वो टाइम सीरीज डेटा नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वहां 2 वेरिएबल प्रॉपरली है। उसको बोलेंगे कैजुअल रिलेशनशिप, जहां पे 2 वेरिएबल है। अब तुम लोग ऐसे मुंह बना रहे थे, हम पहले वही टॉपिक कवर कर ले, नहीं, पहले टाइम सीरीज का बात होगा, फिर कैजुअल रिलेशनशिप अपने आप समझ में आ जाएगा। सो फोकस ऑन टाइम सीरीज, एनी डेटा, हाँ एनी डेटा विच इज प्लॉटेड एज अगेंस्ट टाइम। 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जैसे इस केस में वैल्यू या प्राइस है, दूसरा वेरिएबल होगा टाइम। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हम सेल्स फोरकास्ट करने का ट्राई करें, क्या वो टाइम सीरीज डेटा बोला जाएगा? जैसे छोड़ो, हम इधर एग्जांपल दिखाते हैं, एग्जांपल दिखा रहे हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन 1 पे फोकस करो। पेज नंबर इसका है 22, अगर तुम लोग खोज रहे हैं। क्वेश्चन 1 पे फोकस करो। अब ये मेरे को बताओ, क्या ये टाइम सीरीज डेटा है या नहीं है?
है। क्यों है ये टाइम सीरीज डेटा? ईयर है, ऑन टाइम और सेल्स है। तो जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, इधर वाई क्या होगा? सेल्स, एक्स क्या होगा? ईयर यानी टाइम। तो टाइम सीरीज का एक लाइन लिख लेते हैं। क्या होता है टाइम सीरीज? एक शब्द, टाइम सीरीज है, इट इज अ सेट ऑफ डेटा which shows या gives us the value of one variable। वन वेरिएबल में एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सेल्स, एग्जाम्पल सेल्स, या निफ्टी का जो हम लोग ग्राफ देखे, अमाउंट या वैल्यू या प्राइस फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट। और ये कौन सा ये वेरिएंस हम लिख दिया, सॉरी, दिस विल बी वेरिएबल। बस उससे बाहर आ जाओ तुम लोग। वन वेरिएबल मतलब क्या? यहां पे हम लोग वाई वेरिएबल का बात किए, एक ग्राफ का बात हो रहा है ना, तो यहां हम लोग वाई वेरिएबल का बात किए विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल विच इज दैट इज टाइम। तुम लोग बोलेगा क्या इसमें टाइम को छोड़ के और कोई वेरिएबल हो सकता है? हाँ या ना? नहीं। अगर एग्जैक्टली नाम ही टाइम सीरीज है, तो अगर और कोई वेरिएबल हुआ, वो टाइम सीरीज नहीं बचेगा, वो क्या बचेगा? बस ये तो तुम लोग पट पट करके आंसर देगा। चलो ठीक है, तो ये हुआ एक्स वेरिएबल अपना। ये दुखी हो गई है भाई, तब से याद आ गया। कौन सा? चलो, कौन सा एक्स का ध्यान आ गया? बड़े बड़े लोग। चलो, टाइम सीरीज समझ में आया क्या? नहीं, ठीक है। तो अब इस एग्जाम्पल से आगे समझते हैं। क्वेश्चन 1 पे फोकस करो। यहां क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज डेटा ऑफ सेल्स, प्रोजेक्ट द सेल्स फॉर द नेक्स्ट 3 years। करेक्ट। मतलब 2001 से 7 दिया। अब बोलेगा तुम लोग इतना पुराना डेटा क्यों लिए? ये सीएमए इंस्टीट्यूट का बुक में है, वो चेंज नहीं किया। तुम लोग खोल के देखेगा, बुक लगेगा सम अलग है, फिर मेरे को आके बोलेगा सम अलग है, इसीलिए सेम है पर लेटेस्ट है। तो 2001 से 7 का डेटा दिया हुआ है और बोला क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है इस क्वेश्चन का? 3 साल का डेटा निकालना है, फोरकास्ट करना है। करेक्ट। मतलब अपने को 8, 9 और 10 इसका डेटा निकालना है। करेक्ट। तो इधर आते हैं। क्या क्या करेगा करके? पेज 22 क्वेश्चन 1 का एग्जाम्पल लेते हैं, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। करे कैसे करे? नहीं, पहले समझो। करे इतना कॉन्फिडेंस से जैसे आता है, नहीं मतलब उसके लिए आना तो चाहिए ना। पहले हम सिखा दे कि तुम पढ़ के आइए तो बात अलग है, नहीं पढ़ के आइए तो सुनो फिर। चलो, तो इसको हम लोग एक बार, पहले क्वेश्चन में नहीं जा रहे, ठीक है?
पहले एक बार ग्राफ से समझा रहा है कि ये आया कैसे, समझना है। डायरेक्टली फॉर्मूला बता के सम कर दे, 2 मिनट का चीज है। डायरेक्टली फॉर्मूला समझना है, ठीक है। तुम 10 मिनट सो जाओ, बाकी लोग को समझना है तो पहले समझते एक बार। देखो अब मेरे को वैल्यूज बताना पहले, ठीक है। तुम लोग हेल्प करेगा नहीं करेगा? ऐसे सुंदर सा एक ग्राफ बनाते हैं। अब इसमें और 2 लाइन में और तुमको क्या सुंदरता चाहिए? ये ऊपर हुआ y, वर्टिकल एक्सिस विल बी y, हॉरिजॉन्टल विल बी x, यानी x यानी क्या? x मतलब x नहीं, x मतलब टाइम, टाइम, और y मतलब सेल्स, इस केस में सेल्स। अब बताओ पहला टाइम क्या है? 2001, करेक्ट? 2, 3, 7 तक का डेटा अपने पास है, 8, 9, 10 तो अपने को निकालना है, करेक्ट? अब 2001 का वैल्यू क्या है? 80। तो लेट से 80 कुछ इधर होगा, 02 का 90, तो लेट से 90 इधर है, 90, 92, 03 का 92 हुआ ना, फिर 4 का 83, कुछ इधर हुआ 94, 2005 का है ना 94, 2005 94, 2006 का 99, 92 लगभग इधर आएगा, ठीक है। मोटा मोटी ऐसा प्लॉट किए। अब क्या तुम लोग इससे कोई पैटर्न निकाल पा रहा है? क्या पैटर्न निकाल पा रहा है? ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हुआ? वो पैटर्न बेस्ड एनालिसिस, क्वालिटेटिव वाला। पर यहां हम लोग क्या कर रहे हैं? क्वांटिटेटिव। तो हम लोग को एक मैथमेटिकल मॉडल लगाना पड़ेगा, करेक्ट? मतलब वो एक डेफिनेट वैल्यू देगा। तो वो मैथमेटिकल मॉडल तुम लोग ये समझ के बता सकते हैं किस तरीके से लगेगा? नहीं बता सकते, कोई बात नहीं, हाँ तो हम सिखाए गई। देखो अगर तुम लोग इसको एकदम ध्यान से मन के भावनाओं से देखेगा तो दिख रहा है ये ट्रेंड कैसा है, इसका ट्रेंड किस तरीके का है? ऊपर नीचे ऐसा नहीं, ब्रॉड ट्रेंड का बात करो। अपवर्ड जा रहा है ये या डाउनवर्ड जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है एक, हाँ। तो अगर हम लोग एकदम ब्रॉड ट्रेंड का बात करें, बहुत लाइफ को सिंपल रखेंगे, बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से है। कुछ गलत है ये लाइन में? नहीं नहीं, ऑब्वियसली नहीं समझ में आएगा, अभी तो बस लाइन ड्रॉ की है। पर अगर से जो पॉइंट्स है वो ऐसे पॉइंट्स स्कैटर्ड है, पॉइंट्स को अगर तुम लोग देखेगा वो ये लाइन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? फॉलो कर रहा है। मतलब ऊपर नीचे छोड़ दो एक बार, तुम लोग उसको टाइम से रिलेट मत करो, खाली वो डायग्राम पे फोकस करो, क्या वो पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है लाइन या नहीं कर रहा है, आसपास है। तो मैथमेटिकल मॉडल कैन गिव अस अ वैल्यू, वो ऐसे ऊपर नीचे नहीं बोल सकता है। तो जो हम लोग फोरकास्ट करेंगे, हम बताया था फोरकास्ट में क्या प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे उसको, पर क्या इनहेरेंट एक पार्ट रहेगा, क्या रहेगा वो? बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, फोरकास्ट विल हैव, टर्म था उसका फोरकास्ट एरर। तो वो फोरकास्ट एरर क्या है यहां पता चलेगा। ये एक्सप्लेनेशन का बात है, सम करने में 2 मिनट का चीज है ये। तो अगर किसी को नॉलेज पर्पस ये समझना है, क्योंकि ये रिग्रेशन जो होता है ना, रिग्रेशन का लॉजिक यहीं से आता है, तो इनकेस समझना है तो समझना, इनकेस लगे कि नहीं जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, स्किप कर जाना। एग्जाम में ये एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आएगा, एग्जाम में बहुत छोटा सा सिंपल सा चीज आएगा, 2 लाइन में सम हो जाएगा, करेक्ट? पर एक बार समझते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो यहां अपना ऑब्जेक्टिव क्या हुआ इस मैथमेटिकल मॉडल का? टू मिनिमाइज द फोरकास्ट एरर। वो खत्म तो हो नहीं सकता पर मिनिमाइज हो सकता है। तो आइडियली ये पॉइंट्स को भूल जाओ, पॉइंट्स को भूल जाओ। लेट से हम लोग डे 1 पे खड़े, लेट से हम लोग इधर खड़े, तो हम लोग क्या फोरकास्ट करेंगे? सेल्स कैसा होगा? क्या डेली हर बार कुछ अलग बेसिस पे फोरकास्ट करेंगे कि नहीं इस महीना कम होना चाहिए, इस महीना ज्यादा होना चाहिए? ऐसा नहीं होगा।
एक मैथमेटिकल मॉडल रहेगा, वो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के थ्रू फोरकास्ट कर दिया जाएगा बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिग्रेशन बोलते हैं, शायद तुम लोग कभी पढ़ा भी होगा, करेक्ट। वहीं से ये चीज डिराइव होता है। जैसे यहां पे क्या है, फोरकास्ट एरर कहां से आया, जो हम लोग क्या बोले थे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू या फोरकास्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। फोरकास्टेड वैल्यू इसमें से कहां आएगा, जो फोरकास्ट करेंगे, मतलब जो लाइन के ऊपर फॉल करेगा, जो लाइन के ऊपर फॉल करेगा, करेक्ट। फोरकास्ट करने से हम लोग को सिर्फ और सिर्फ वो लाइन मिलेगा, वो लाइन के ऊपर जितना वैल्यू फॉल किया, दैट इज आवर फोरकास्टेड वैल्यू, जो हम लोग 8, 9, 10 के लिए अल्टीमेटली करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या अपना, 8 पे साल 2008 जो है उस पे क्या वैल्यू आना चाहिए ये निकालना, 9 का क्या होना चाहिए ये निकालना, 10 का क्या होना चाहिए ये निकालना, ये 3 डॉट निकालना है, दैट इज दी ओनली ऑब्जेक्टिव, और उसका 4-6 मार्क आ जाएगा। है बड़ा सिंपल सा चीज। हाँ बोलो बोलो। करेक्ट। हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं, रिग्रेशन में तुम लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़ा, वो बीटेक वाले लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। नाम सुना है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। तो ये लीनियर स्ट्रेट लाइन की तरह चला है। बहुत सारा नॉन लीनियर भी होगा या कर्वी लीनियर भी होगा, वहां पे वो ऐसे कर्व को फॉलो करते हुए चलेगा, पर उतना कॉम्प्लेक्सिटी अपने सिलेबस में कुछ है नहीं, बड़ा सिंपल सा चीज है, तो सिंपल रखते हैं। लीनियर रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, सिंपल। मैथमेटिकल क्यों नहीं है, मैथमेटिकली तो है। हाँ, तो मैथमेटिकल हम अभी तक डाला नहीं है इसमें, वो डलेगा। हाँ, तो ये स्ट्रेट लाइन आया कैसे, वही तो मैथमेटिकल मॉडल हो गया ना। स्ट्रेट लाइन आया कैसे, अभी हम लोग वो निकालेंगे। तो अपना हम बेसिकली ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, पहले 3 डॉट को निकालना है, वो लाइन के ऊपर आएगा, दैट इज आर ऑब्जर्व्ड वैल्यू, या बोले तो फोरकास्टेड वैल्यू। और ये जो अपना ब्लैक डॉट्स है, दिस इज आर एक्चुअल वैल्यूज। तो ऑब्जर्व वैल्यू इस लाइन के ऊपर में आएगा इस तरीके से। सेम ईयर्स का अगर हम लोग ऐसे निकाले तो वो सब ऑब्जर्व वैल्यू हो गया या फोरकास्टेड वैल्यू हो गया, और नीचे ब्लैक डॉट या ऊपर ब्लैक डॉट जो है वो एक्चुअल वैल्यू है अपना। इन दोनों के बीच का जो भी रिस्पेक्टिव डिफरेंस है ना, कुछ में नेगेटिव होगा, कुछ में पॉजिटिव होगा, ये जो भी है ये सब है फोरकास्ट एरर। फोरकास्ट एरर मतलब करेक्ट, बस बिल्कुल। जैसे हाँ बोलो बोलो। हाँ, एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हम बोल रहे ना, एरर वर्ड से ये मत समझना कि कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है। एरर मतलब जो हम लोग फोरकास्ट करेंगे एग्जैक्टली वैसा चीज नहीं होगा, कुछ ऊपर नीचे होगा, दैट्स इट। अब और बेटर समझेगा। जैसे तुम लोग समझो आज खड़ा, आज मतलब क्या, 2007 के बाद खड़े हम लोग, 8, 9, 10 का निकालना है, तो 8, 9, 10 का हम लोग ऑब्जर्व वैल्यू या फोरकास्टेड वैल्यू तो निकाल लेंगे। एक्चुअल वैल्यू पता है क्या, नहीं, वो तो उस समय ही पता चलेगा। तो हो सकता है इसमें भी ये डॉट कहीं यहां पे आए, 8 का एक्चुअल सेल्स बहुत ज्यादा हो जाए अपने एस्टिमेशन से, 9 का एक्चुअल सेल्स कम हो जाए, 10 का एक्चुअल सेल्स में हम लोग कई हद तक एक्यूरेट भी हो। तो अपना ऑब्जेक्टिव है इस तरीके से फोरकास्ट करेंगे, इस तरीके से प्रिडिक्ट करेंगे कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा डिविएशन या बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आए। लॉजिकल है ऑब्जेक्टिव, करेक्ट। नॉर्मली वही होना चाहिए कि जो एक्चुअल होगा उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। एकदम सही तो ज्योतिष होगा खाली। नॉर्मली मैथमेटिशियन ये बोल रहा है वो भी नहीं होगा, इसको बहुत उम्मीद है तुमसे। नॉर्मली मैथमेटिशियन, स्टैटिस्टिशियंस या ऑपरेशंस हेड्स जो होते हैं, ऑपरेशंस एक्सपर्ट्स, वो लोग मानते हैं कि भाई हम सही नहीं हो सकते हर बार, तो इसीलिए फोरकास्ट एरर, करेक्ट। प्रतीक बोलेगा मेरे केस में 0 फोरकास्ट एरर। तुम दी थी ना उसको शादी होने के लिए, तुम दी थी ना 5,000 रुपया शादी होने के लिए। ठीक है, तो अब मेरे को साथ साथ बता दो फोरकास्ट एरर का फॉर्मूला क्या है।
फोरकास्टेड वैल्यू माइनस करेक्ट। अब तुम लोग बोलेगा इसको ऑपोजिट कर दे तो क्या क्या कोई डिफरेंस आएगा? एक्चुअल माइनस फोरकास्ट कर दे तो कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों? कि जब हम लोग मैथमेटिकल मॉडल में डालेंगे तो हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे। और एक्चुअल में अगर तुम लोग देखो ग्राफ में कोई फर्क पड़ रहा है कोई पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं, वो तो बस बीच का डिस्टेंस का बात कर रहा है, डिफरेंस है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। तो बस फॉर्मूला को बनाने के लिए वो लोग नेम सेक में फोरकास्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू लिख दिया। इन केस तुम लोग को लगे कि फॉर्मूला कैसे याद रखे, एक्चुअल माइनस फोरकास्टेड या फोरकास्टेड माइनस एक्चुअल? हाँ, मतलब नाम से देख लेना ना, फोरकास्ट एरर है, फोरकास्ट को इज्जत दे दो, पहले ले आओ फोरकास्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, सिंपल। अब निकाल देते हैं ये लाइन कैसे आया। ये लाइन को हम लोग रिग्रेशन में बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये बोलता है लाइन ऑफ रिग्रेशन, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। नाम से समझो, इस तरीके से लाइन को फिट कराओ कि बेस्ट पॉसिबल वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया जाए, फोरकास्ट एरर जिससे कि मिनिमाइज हो। करेक्ट। तो बेसिकली अपना ऑब्जेक्टिव क्या हो रहा है यहां पे? ऑब्जेक्टिव क्या हो रहा है? टू मिनिमाइज द फोरकास्ट एरर। करेक्ट। अब क्वेश्चन आया ये ग्राफ बनाया नहीं, इतना मेहनत जो हम किया तुम लोग के लिए, उसको इज्जत देना चाहो तो बना लो, नहीं देना चाहो तो मत बनाओ, पर एग्जाम तुम्हारा इज्जत ले लेगा फिर। देखो जब क्या होगा ना, जब तुम लोग आगे आज से 2-3 महीना बाद जब बुक लेके बैठेगा पढ़ेगा, तो जब खाली फॉर्मूला अगर लर्न करना है बात अलग है, पर अगर किसी को थोड़ा भी लॉजिक चाहिए होगा इससे एक बार देखेगा समझ में आ जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन जो है ये एक्सप्लेनेशन है, इसी का ही ग्राफ है, तो ये एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन है, इससे हम लोग पूरा चैप्टर अभी खत्म कर देंगे। अभी चलो थोड़ा देर का और है, चले आगे चले, जल्दी या ठीक है हम पहले पूरा कर लेते हैं फिर तुम लोग बना लेना, ऐसे बीच में फ्लो टूटेगा। ये लो फोटो ले लो, ये लो। चले आगे चले, एक बार इसको खत्म करते हैं फिर तुम लोग बना लेना। अब देखो, अब ये इक्वेशन कैसे आए? लाइन क्या होता है? कोई भी लाइन ऑन अ ग्राफ इज एन इक्वेशन। इसीलिए हम लोग मैं बोला था ना शुरू में लीनियर पे फोकस करना है, क्योंकि वो एक सिंपल सा इक्वेशन है जो लीनियर एक स्ट्रेट लाइन बताएगा। इक्वेशन क्या होता है तुम लोग ऑलरेडी इक्वेशन जानता है, एक गेस कर सकता है ये इक्वेशन क्या होगा? हमेशा बचपन में ये एक ही इक्वेशन पढ़ा है। अच्छा, बार बार भूल जाते थे। एक्स हमेशा याद रही है, इक्वेशन भूल गया। ये इक्वेशन होता है वाई। लाइन ऑफ बेस्ट फिट यही हुआ ना? हाँ, मतलब एक नाम दिया गया, जैसे जो पॉइंट्स है उसका बेस्ट फिटिंग लाइन क्या होना चाहिए, सच दैट वो पॉइंट्स का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन आए, मिनिमाइज हो। खत्म तो हो नहीं सकता पर मिनिमाइज हो। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। कहीं तो सुना हुआ ये इक्वेशन? नहीं सुना हुआ है? तुम्हारा क्या बचपन से मैथ्स नहीं था तभी? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। चलो कोई बात नहीं, नहीं सुना हुआ बहुत अच्छा, नहीं सुना हुआ और भी अच्छा, सारा यहां कवर हो जाएगा। अब y क्या है? यहां पे y क्या है? हाँ, वो लाइन वो इक्वेशन हो गया ना पूरा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। पर इसमें अब y वेरिएबल क्या है? सेल्स। y इज इक्वल टू सेल्स। x क्या है? x है टाइम। अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? ये इक्वेशन निकाला तो काम हो गया ना, अपने को फोरकास्ट करना है। फोरकास्ट मतलब लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालना है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट ये इक्वेशन है, इक्वेशन समझ में आ गया तो काम खत्म।
तो y अपने को पता है सेल्स है, जो अपने को फोरकास्ट करना है, x टाइम है वो अपने को पता है, किस पीरियड का फोरकास्ट करना है ये भी पता है, तो निकालना क्या है अल्टीमेटली a एंड b, करेक्ट? हाँ, a और b का रिश्ता। तो अगर a और b को निकाल लिए तो समझ में आ गया। पहले टाइम सीरीज तो कर लो। तो a और b अगर समझ में आ गया काम खत्म, करेक्ट? बस ये